ठीक ठीक है ठीक है। सो कल आपने लास्ट में लिखा था, आई थिंक कि आपने लिखा था कल लास्ट में अजम्पशन ऑफ तरजागी थ्योरी। तरजागी थ्योरी के अजम्पशन के बारे में डिस्कशन करा था हमने कि क्या क्या अजम्पशन होते हैं तरजागी थ्योरी में। अच्छा मेरे ख्याल से वो शीट सबको मिल गई होगी क्वेश्चन की ना, वो ग्रुप पे डाल दी थी मैंने अभी, जो पास आउट वाला ग्रुप है आपका, एक पास आउट वाला ग्रुप है ना? नहीं? बस नहीं तो पास आउट वाले ग्रुप पे नहीं मिली शीट? पास आउट वाले ग्रुप पे शीट नहीं मिली क्या? सर उसमें कुछ ही लोग हैं, सर उसमें कुछ ही लोग हैं, हम नहीं हैं उसमें शायद। तो कल मैंने नंबर तो दिया था तुम्हें, बोला था कि मैसेज कर देना, मैं पर्सनली सेंड कर दूंगा तुम्हें, या फिर अगर कोई तुम्हारा है कांटेक्ट में तो जो उस ग्रुप में ऐड है उनसे उनसे मंगा लो तुम शीट। कोई अगर तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारा कांटेक्ट में है जो भी ग्रुप में ऐड है उससे मंगा लो, या फिर बाकी एक ही ग्रुप है वो पास आउट वाला जिसपे मैं सेंड कर सकता था जिसमें सब लोग ऐड है, तो या तो कोई अगर है कांटेक्ट में तुम्हारे तो उससे मंगा लो शीट, अदरवाइज फिर या तो मुझे मैसेज करो, मैं सेंड कर देता हूँ, क्योंकि उसका यूज होगा। क्वेश्चन थोड़ी लिखेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा बहुत। बताओ, चलो पहले एक हेडिंग डालो, एक टॉपिक करते हैं शुरू। टॉपिक करो शुरू, हेडिंग डालो, नोट करके लिखना है, और इस पे लिखना स्टार भी बना लेना इस केस के ऊपर। लिखो व्हेन सॉइल मास is subjected to surcharge loading, when soil mass is subjected to surcharge loading, when soil mass is subjected to surcharge loading, when soil mass is subjected to surcharge loading, and water table is at ground level, and water table is at ground level, and when water table is at the ground level. So क्या लिखा आपने कि when soil mass is subjected to surcharge loading and water table is at the ground level. water table आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है? ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट है। सो इसमें लिखा है कि भाई when water table is at the ground level. सो ये केस है आपके पास में। अब देखना इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये एक कॉम्बिनेशन है कि जब वाटर टेबल आपकी कहाँ पर है? ग्राउंड लेवल पर है, और सॉइल के ऊपर सरचार्ज लोडिंग लगा रखी है, मतलब आपने उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना रखा है, कोई लोड अप्लाई करवाया हुआ है, उस स्ट्रक्चर की लोड को कहते हैं हम क्या? एक तरह सरचार्ज बोल रहे हैं उसको। सो द केस इज दैट, केस ये है आपके पास में। अब इसमें दो केस आपके पास में बनेंगे फर्दर। सो इस केस के अंदर दो केस बनेंगे आपके पास में। एक तो लिखा आपने पहले कि भाई सॉइल सरचार्ज अप्लाई करा, दूसरा आपने लिखा कि सब्जेक्टेड टू सरचार्ज लोडिंग एंड वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल। वाटर टेबल कहाँ पर है? ग्राउंड लेवल पर है, मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन है। ये सॉइल है, यहाँ पर है वाटर टेबल, और इसके ऊपर ही हमने सरचार्ज क्यू लोड लगा रखा है। ऐसी कुछ कंडीशन है आपके पास में। अब यहाँ पे पॉइंट शो कर दो, ये सॉइल होगी आपके पास में, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये आपके पास है हाइट, ये है आपके पास में हाइट है, हाइट है, दिस इज हाइट, ये हाइट है आपके पास। तो इस तरह की कुछ कंडीशन है, ये ऐसी कुछ कंडीशन है आपके पास में। सो द पॉइंट इज दैट कि जब ऐसा होगा तो इसमें दो केस बनेंगे आपके पास में। लिखो केस ए, लिखो, इसके अंदर भी आपको दो केस लिखने हैं। केस ए है, केस ए व्हेन surcharge is applied, when surcharge is applied gradually, when surcharge is applied gradually, when surcharge is applied gradually। अब gradually का मतलब समझते हैं, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे अप्लाई करवा रहे हैं। दो केस होंगे, या तो एकदम सडनली अप्लाई करवा दो आप, सडनली रैपिड लोडिंग कर दो, या फिर दूसरा केस आपके पास में क्या बनता है कि भाई ग्रेजुअली अप्लाई करवाओ उसको। तो ग्रेजुअल का केस यहाँ पे निकल कर आ रहा है, ग्रेजुअल का केस है। अब क्या हुआ यहाँ पर कि हुआ क्या भाई, जब हम ग्रेजुअली लोड को अप्लाई करवाते हैं, देखो दो इंपॉर्टेंट केस है, आपको ये वर्ड सर्च करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई देगा क्लियर कट आपको कि वाटर टेबल कहाँ पर है? ग्राउंड लेवल पर है, सरचार्ज अप्लाई कर रखा है। एंड दूसरा आपने क्या हुआ कि जो सरचार्ज है उसको ग्रेजुअली अप्लाई करवाया गया। इन दैट केस एक तो ये केस आएगा, एक दूसरा केस आएगा व्हेन द सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली। तो ये दो वर्ड को तलाश करना है क्वेश्चन में कि सडनली है या फिर ग्रेजुअली है या फिर
और ये कंडीशन होनी चाहिए, सरचार्ज एट द ग्राउंड लेवल एंड वाटर टेबल भी कहाँ पर है, ग्राउंड लेवल पर है, ये देखना है हमने। इस केस में क्या होता है एक्चुअली में, इन दिस केस अगर ग्रेजुअली आप अप्लाई लोड को अप्लाई करवा रहे हो, ग्रेजुअली मतलब बहुत धीरे 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 आप लोड को बढ़ाते चल रहे हो, धीरे धीरे बढ़ाते चल रहे हो लोड, इन दैट केस क्या होता है, जो पूरा का पूरा जो सरचार्ज होता है दैट इज कैरिड आउट बाय द सॉइल सॉलिड्स। सॉइल है सपोज, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर ये सॉइल है हमारे पास में, ये सॉइल है, पार्टिकल्स होंगे अंदर, और पार्टिकल्स के वॉइड्स में कौन होंगे, कौन होगा बताओ, वॉइड में कौन है, वाटर है, एयर भी होगी, एयर नहीं होगी क्योंकि सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड कंडीशन में, वाटर टेबल ऊपर है, एयर नहीं होगी, सिंपल। तो ये कंडीशन है। तो इस केस में क्या होता है, जब हम लोड को अप्लाई करवा रहे हैं, लोड को अप्लाई करवा रहे हैं, ऑल द सरचार्ज इज कैरिड बाय द सॉइल सॉलिड्स, लेकिन कंडीशन कैसी है, ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली अप्लाई करोगे तो जो लोड जो आपका बेसिकली कैरी करेगा, वो कौन कैरी करेगा, दैट विल बी कैरिड आउट बाय द सॉइल सॉलिड्स। सॉइल सॉलिड्स उसको कैरी करेंगे। लिखो जरा नोट करके पॉइंट कि इन दिस केस surcharge is carried out by, in this case surcharge is carried out by, in this case surcharge is carried out by soil solids, by soil solids is carried out by soil solids। so soil solids आपके इसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे, मतलब वाटर कोई सरचार्ज कैरी नहीं करेगा। ये पॉइंट है कि वाटर पे कोई किस तरह का सरचार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, दैट विल बी कैरिड आउट बाय द सॉलिड्स ओनली। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे, जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट बी है, इस केस से आपका रिसेंटली अभी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर आया है गेट में क्वेश्चन, ये जो केस डिस्कस कर रहे हैं इससे लास्ट ईयर अभी गेट में प्रॉब्लम आ रखी है इस वाले केस से। तो क्या है आपके पास में, सरचार्ज अप्लाई अपने करवाया ग्रेजुअली, तो इस केस में अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दो पॉइंट आपने कंसिडर करे, पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स पर क्या निकालो, टोटल स्ट्रेस निकालो और वाटर प्रेशर निकालो एंड अफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करो। ये पॉइंट्स है आपके पास में, ये पॉइंट्स है आपके पास, टोटल स्ट्रेस निकालना है, पोर वाटर प्रेशर निकालना है एंड अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है इन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे। तो बताओ जरा पॉइंट ए पर टोटल स्ट्रेस कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू द टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए, बताओ टोटल स्ट्रेस पॉइंट ए पे, बोलो जल्दी जल्दी बताओ, सबको पता है ये चीज, गामा सैचुरेटेड इनटू सिग्मा, ये सिग्मा इनटू गामा सेट हो जाएगा, H1 पर होगा ना। तो यहाँ पर पूछा ना अभी पॉइंट वन पे, पॉइंट वन पे कितना होगा, क्यों होगा, सिंपल क्यों होगा, और पॉइंट बी पे कितना होगा टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एट द पॉइंट बी, बताओ टोटल स्ट्रेस कितना होगा पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे तो क्यों है, क्योंकि इससे ऊपर जो भी मटेरियल है उसका लोड, एक ही तो केस होता है आपके पास में, इससे ऊपर जो भी मटेरियल है उसका लोड, तो ये मटेरियल जो भी यहाँ पे दे रखा है लोड, इन्होंने कंसिडर कर लिया आपने, क्यों, और सिंपल क्या है भाई, और तो कुछ है नहीं, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, तो सिंपल सरचार्ज आएगा आपके पास में, गामा सैचुरेटेड इनटू H1 प्लस क्यू हो जाएगा, यस कितना होगा, गामा सेट इनटू H1 प्लस क्यू, कंडीशन हो गई, H1 प्लस क्यू हो जाएगा, चलो H1 प्लस क्यू हो गया। नाउ टोटल स्ट्रेस निकाल दिया, अब आपको क्या निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पोर वाटर प्रेशर। अब आपको क्या निकालना है, पोर वाटर प्रेशर निकालना है, जरा पोर वाटर प्रेशर बताओ ए पॉइंट पे कितना होगा, ए पर पोर वाटर प्रेशर सिंपल जीरो होगा, ये पता ही है, क्योंकि वाटर टेबल कहां पर है, एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर पॉइंट से लाई कर रही है, तो कितनी आती वैल्यू, जीरो आ जाएगी आपके पास, द वैल्यू विल बी जीरो, वैल्यू जीरो आ गई। अब ये बताओ जरा बी पॉइंट पे कितना होगा, बी पर पॉइंट बी पे कितना होगा, H1 इंटू गामा डब्ल्यू, H1 इंटू गामा, H1 इंटू गामा डब्ल्यू हो गया, H1 इंटू गामा डब्ल्यू हो गया। चलो अब बता दो इफेक्टिव स्ट्रेसेस कितने कितने होंगे, ए पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, ए पर इफेक्टिव स्ट्रेस क्यू होगा, सिंपल टोटल माइनस फोर वाटर प्रेशर, टोटल माइनस फोर वाटर प्रेशर क्यू आ गया आपके पास में। बी पर कितना होगा, बी पे कितना होगा, गामा सबमर्ज H1, गामा सबमर्ज H1, गामा सबमर्ज इनटू H1 प्लस क्यू होगा ना भाई, टोटल माइनस फोर वाटर प्रेशर करोगे तो कितना आएगा, क्यू माइनस क्यू प्लस, हाँ यस क्यू प्लस गामा सबमर्ज इनटू H1 कहाँ है यहाँ पर, H1 है कहाँ यहाँ पर, आप H1 बता रहे हो उतनी देर से, H1 लग रहा है, H1 तो है ही क्वेश्चन में, ये H बना हुआ है, H है, तो गामा सबमर्ज इनटू H1 प्लस, अब देखो H1 लिखा था वहां पर, H1 प्लस क्यू है। चलो ये कंडीशन आ गई आपके पास में ना, इसको H लिख लो ना, ये कंडीशन आ गई। अब ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल केस ही तो है, इसमें क्या कोई ऐसा थोड़ा सा कोई भी डिफरेंस आया ही नहीं,
जो केस हमने पढ़ा हुआ था ये एज इट इज सेम टू सेम केस है, बट द पॉइंट इज दैट ये वर्ड ध्यान रखना, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो ये तो वही सेम आ गया, क्यू प्लस गामा सबमर्ज इनटू एच हो गया आपके पास में, तो इसमें तो कोई किस तरह का चेंज है ही नहीं। और ये चीज हमने बताई है ऑलरेडी कि भाई जब आपका अफेक्टिव स्ट्रेस लगता है, अफेक्टिव स्ट्रेसेस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द कैपिलरिटी एंड सरचार्ज इंक्रीज होते थे। ये एक आपको नोट करके लिखवाया हुआ है कि अफेक्टिव स्ट्रेस को बेसिकली इंक्रीज कराने का काम करता है कौन, सरचार्ज लोडिंग एंड आपके पास में कैपिलरिटी। ये लिखवाया हुआ है, नोट करके, आई थिंक स्टार्टिंग में लिखवाया था कहीं पे पॉइंट, जब कैपिलरिटी वाला केस पढ़ाया था आपको अफेक्टिव स्ट्रेस में। तो देखो जरा सरचार्ज जाते ही अफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया, क्यों हो गया। अगर बाई चांस यहाँ पे सरचार्ज लोडिंग ना होती तो अफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर जीरो आता, फिर तो जीरो आता, लेकिन अब कितना हो गया, क्यों हो गया यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेस। सो ये तो ये केस हुआ। सो ये पता था अफेक्टिव स्ट्रेस एंड सरचार्ज विल हेल्प अस टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द अफेक्टिव स्ट्रेस, सॉरी सरचार्ज एंड कैपिलरिटी, सरचार्ज और कैपिलरिटी उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे आपकी। चलो ये एक केस हो गया। अब दूसरे केस पे आते हैं, दूसरा केस आपके पास में लिखो जरा, नेक्स्ट केस लिखो, when the surcharge is applied instantly, नोट करके कितना, when the surcharge is applied instantly, when the surcharge is applied instantly and water table is at the ground level, 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 it is carried by pore water. It is carried by pore water. It is carried by pore water. So क्या लिखा हमने कि when the surcharge is at the ground level, when the surcharge is applied rapidly, instantly, and water table is at the ground level, water table is at the ground level, so it is carried out by the pore water, and due to this pore water pressure increases, and due to which the pore water pressure increases, due to which the pore water pressure increases, pore water pressure क्या करेगा, increase करेगा, due to which the pore water pressure increases, which causes the pore water to seep out, which causes the pore water to seep out from the voids of the soil, from the voids of the soil, and will result in the transfer of surcharge, to the soil solids, and will result in the transfer of the surcharge to the soil solids, will result in the transfer of the surcharge to the soil solids. ठीक है, फुल स्टॉप करके, when the entire excess pore water pressure is dissipated out, when the entire excess pore water pressure is dissipated out, the total surcharge is carried by soil solids. The total surcharge is carried out by soil solids. So ये condition है, is carried out by the soil solids. अब ये क्या कह रहा है पॉइंट, ये पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे आपने पहले केस में देखा था कि हमने सरचार्ज को अप्लाई करवाया था ग्रेजुअली, जब हमने सरचार्ज को ग्रेजुअली अप्लाई करवाया, ग्रेजुअली के केस में क्या था आपके पास में कि भाई जो सरचार्ज था दैट इज कैरीड आउट बाय द सॉइल सॉलिड्स, ग्रेजुअली वाले में सॉलिड सॉलिड्स को कैरी करेगा, बट द पॉइंट इज नोटेड दैट कि सरचार्ज ग्राउंड लेवल पर अप्लाई करवा रखा और वाटर टेबल भी कहां पर है, वाटर टेबल भी आपका ग्राउंड लेवल पर ही है, उस केस में ऐसी कंडीशन मिल रही है आपको। लेकिन अगर सपोज करो केस ऐसा आ जाए कि भाई
सरचार्ज अप्लाई करवा दिया इंस्टेंटली, एकदम इंस्टेंटली मतलब वो एकदम सडनली अप्लाई करवाया। सडनली अप्लाई जैसे आप करवाओगे तो होगा क्या उस केस में, जब आप बात करोगे सडनली अप्लाई करने पे, वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर है, दैट सरचार्ज इज बीइंग कैरिड आउट बाय द दैट सरचार्ज इज बीइंग कैरिड आउट द पोर वाटर। तो उसको कौन कैरी करेगा? पोर वाटर कैरी करेगा। और ये जो चीज है आपकी कि कैसे पोर वाटर उसको कैरी करेगा, जब अभी आप दर्जा की थ्योरी पढ़ोगे ना तब आपको ये चीज क्लियर होगी। मतलब अभी तक की इस चैप्टर की जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने अभी तक आपसे छिपा के रखी हुई है। ठीक है, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक है तर्जा की थ्योरी की, कैसे कंसोलिडेशन होगा, कैसे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, कैसे ट्रांसफर होगा सॉलिड्स में, कैसे पानी बाहर जाएगा, किसको कहते हैं कंसोलिडेशन, कैसे सेटलमेंट होंगे, वो सारी चीज अभी तक आपसे बची हुई है। बट जब आप उस थ्योरी को पढ़ोगे आपको इतनी आसान लगेगी। अब वो क्यों आसान लगेगी? सारी की सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें ऑलरेडी आ चुकी है इसके बारे में, कैसे कैसे होता है, पानी बाहर जाएगा, ये सब सब ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बताएं, जब आप इंस्टेंटली अप्लाई करवाओगे लोड को, व्हेन यू विल अप्लाई द लोड इंस्टेंटली, वहां पे क्या डेवलप करेगा? चीज कल भी बताई थी आपको, लोड को आप अप्लाई करवाओगे क्या होगा, पहले वो जो लोड है वो कौन कैरी करेगा? पोर वाटर कैरी करेगा। ये पॉइंट हमने कल भी देखा था कि पहले वो लोड कौन कैरी करेगा? पोर वाटर कैरी करेगा। अब जैसे ही वो लोड को पोर वाटर कैरी कर लेगा, दैट पोर वाटर ने उसको कैरी करा। पोर वाटर के ऊपर ऑलरेडी एक पोर वाटर प्रेशर लग रहा था, वहां पर एक ऑलरेडी पोर वाटर की वजह से पोर वाटर प्रेशर था। जैसे ही आप उसके ऊपर एडिशनल सरचार्ज लगा दिया तो सरचार्ज की वजह से वहां पे क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन द पोर वाटर प्रेशर, देयर विल बी इंक्रीज इन द पोर वाटर प्रेशर, एंड दैट इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर इज कॉल्ड एज द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। यानी कि एक एक्स्ट्रा एक्सेस मतलब एक एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर वहां पे क्रिएट हो जाएगा आपके पास में। एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर आपके पास में वहां पे क्रिएट हो चुका। अब होगा क्या, धीरे धीरे जैसे ये टाइम जाता है, ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी आगे पास में, इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से पानी क्या करेगा? वॉइड्स में से बाहर जाना शुरू हो जाता है, पानी एक्सपेल आउट होना शुरू होगा। भाई सिंपल सी चीज है, जिसके पास भी एनर्जी होगी वो क्या करेगा? वो बाहर जाएगा। तो यहाँ पर पानी के पास में एक्स्ट्रा एनर्जी आई, पानी के पास में एनर्जी आती है, पानी क्या करेगा? बाहर जाना शुरू होगा। जब पानी बाहर जाना शुरू होगा तो पानी सीप आउट करना शुरू करा। धीरे धीरे वो जो सरचार्ज लोडिंग है, सरचार्ज तो आपने अप्लाई कर ही रखी है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पानी बाहर जाने लगा तो सरचार्ज हटा लिया हमने, सरचार्ज हमने कंटिन्यूसली अप्लाई करवा रखा है। वहां पे सरचार्ज आपने अप्लाई करवा रखा है, सरचार्ज अप्लाई करवा रखा है, वो धीरे धीरे जो सरचार्ज होता है, दैट सरचार्ज शिफ्ट होने लगता है किस पे? सॉलिड्स के ऊपर। वो सरचार्ज किसके ऊपर शिफ्ट होने लगता है? सॉलिड्स पे। तो इंस्टेंटली आपने लोड अप्लाई करा, जब आपने इंस्टेंटली लोड अप्लाई करा, शुरू में किस पे ट्रांसफर होगा लोड? सॉलिड्स पे, सॉरी पोर वाटर पे, पोर वाटर पे ट्रांसफर होगा। पोर वाटर पे ट्रांसफर होगा, क्या डेवलप होगा वहां पे? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, उसकी वजह से पानी क्या करेगा? बाहर जाएगा। पानी बाहर जाएगा, पानी का डिसिपेशन शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन कंडीशन, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। धीरे धीरे वो सरचार्ज शिफ्ट होने लगेगा किस पे? सॉलिड्स पे, शिफ्ट होने लगेगा सॉलिड्स पे। और जिस समय पे पूरा का पूरा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो जाएगा तो सारा का सारा सरचार्ज किस पे आ जाएगा? सॉलिड्स पर आ जाएगा आपके पास। ये कंडीशन है। अभी ये चीज कैसे इनिशियली वो करेगा कवर, वो चीज आपकी तर्जा की थ्योरी में क्लियर हो जाएगी। तो ये केस है आपके पास, बहुत केयरफुली पढ़ना। और आपने जो क्वेश्चन बेसिकली आया है आपका एक आध साल पहले ना गेट में, वो इसी केस का था कि सरचार्ज आपने सडनली अप्लाई करवाया, वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर है, तो उन्होंने क्या करा है, अब कंफ्यूजन आपको ये आया होगा कि यहाँ पे हमने पोर वाटर प्रेशर के अंदर सरचार्ज को ऐड क्यों कर दिया। उसका रीजन यही था। ठीक है, अब मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं जस्ट एक बार, अलग अलग चीजें देख लेते हैं इसमें। तो ये तो यहाँ तक की सारी कहानी आपकी क्लियर है। तो जिस समय पे पूरा का पूरा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो जाएगा, सारा सरचार्ज किस पे आ जाएगा? सॉलिड्स पे ट्रांसफर हो जाएगा, सारा सरचार्ज ट्रांसफर हो जाएगा सॉलिड्स पे। अब इसमें देखो जरा, अब इसमें क्या है आपके पास में केस है कि भाई एट इनिशियल टाइम P इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि जस्ट आपने लोड को अप्लाई करवाया, जस्ट हमने लोड को अप्लाई करवाया। सो जस्ट लोड को जब अप्लाई करोगे तो कैसी कंडीशन मिलेगी उसके बारे में कुछ आपको डिस्कस करना है। T इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट 2 थे आपके पास में, एक तो पॉइंट कौन सा था? ए पॉइंट था, एक पॉइंट था आपके पास में बी पॉइंट था, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे था टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल पोर एंड इफेक्टिव, टोटल पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, ये कंडीशन थी। अब जस्ट बताना शुरू करो, ये जो कंडीशन आपको क्लियर हुई है इसके हिसाब से वैल्यू बतानी शुरू करो। व्हाट विल बी द वैल्यू द टोटल स्ट्रेस एट द पॉइंट ए। पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस बताओ कितना होगा? क्यों होगा? सिंपल, एक ही तो तरीका है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्यों हो जाएगा आपके पास में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्यों होगी। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, मुझे ये बताओ जरा, पॉइंट बी पर कितना होगा टोटल स्ट्रेस? टोटल स्ट्रेस एट द पॉइंट बी। एजेंट का मॉडल, मैंने क्या पूछा? टोटल स्ट्रेस पूछा था मैंने, टोटल स्ट्रेस गामा सैचुरेटेड इनटू
H प्लस क्यू होगा, गामा सैचुरेटेड इनटू H प्लस, चलिए क्यू आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड इनटू H प्लस क्यू होगी कंडीशन। अब आते हैं पोर वाटर पे, पोर वाटर प्रेशर पे। अब बताओ ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, ए पर पोर वाटर प्रेशर क्यू होगा, सिंपल देखो अभी तो बताया 2 मिनट पहले कि जब सडनली लोड अप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा पोर वाटर प्रेशर इनिशियली कौन कैरी करेगा, सॉरी जो सरचार्ज है वो कौन कैरी करेगा इनिशियली, पोर वाटर कैरी करेगा ना। आपने जस्ट अभी आई पॉइंट पे लिखा कि जब आप जस्ट लोड अप्लाई करवा रहे हो, इनिशियली आपने लोड अप्लाई करा, तो जो सारा का सारा सरचार्ज है इंस्टेंटली वो किस पे ट्रांसफर होगा, सबसे पहले वो ट्रांसफर होगा पोर वाटर के ऊपर ट्रांसफर होगा। अगर वो पोर वाटर पे ट्रांसफर हुआ तो दैट विल लीड टू एन इंक्रीज इन दी पोर वाटर प्रेशर। तो कितना यहाँ पे क्यों आ जाएगा, ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है एक तरह से क्यू जो है। ये बताओ आया नहीं आया समझ में पॉइंट, एक बार सब ये बता दो ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है, किस तरह लिखा है। किसी को कोई डाउट है इस वाले पॉइंट में, एट टी इज इक्वल टू 0 आपने ये क्यू होगा यहाँ पर, बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें फिर एक बार आगे बताओ सर, दोबारा बता दो। देखो क्या हुआ, आपने अभी बताया कि भाई जब हम लोड को इंस्टेंटली अप्लाई करवाते हैं, ग्रेजुअल वाला केस तो सिंपल था वो तो हटा दो, अब आप इंस्टेंट वाला केस देखो, जब आप लोड को इंस्टेंटली अप्लाई करवाते हो, तो जब आप लोड को इंस्टेंटली अप्लाई करा आपने, अब लोड को अप्लाई करने पे जब आप लोड को जस्ट अप्लाई कर रहे हो, टी इज इक्वल टू 0 मतलब आपने यहाँ पे जस्ट लोड को अप्लाई करा है, लोड को अप्लाई करते ही आपने टाइम मेजर शुरू कर दिया करना, तो यहाँ पे आपने जस्ट लोड को अप्लाई करा। जैसे ही आप लोड को अप्लाई करोगे, लोड अप्लाई करने का मतलब है आपने सरचार्ज को अप्लाई करा, जैसे ही आप सरचार्ज को अप्लाई करोगे दैट सरचार्ज इज फर्स्ट टेकन बाय द पोर वाटर। वो कौन कैरी करेगा, सबसे पहले पोर वाटर कैरी करेगा, पोर वाटर कैरी करेगा, क्लियर है। तो जब वो सरचार्ज को पोर वाटर कैरी करेगा तो उस सरचार्ज की वजह से वहां पे एक एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर क्रिएट होगा, एक एक्स्ट्रा वहां पे पोर वाटर प्रेशर क्रिएट होगा, कितना, इक्वल टू द सरचार्ज। कितना क्रिएट होगा एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर, इक्वल टू द सरचार्ज। तो यहाँ पे ये वो एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर आपने लिखा है क्यों, ये तो एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर है जो क्रिएट हुआ। अब इस पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना था, ये तो एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर है, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है जो कि डेवलप हुआ, और पोर वाटर प्रेशर कितना था यहाँ पर, पोर वाटर प्रेशर कितना था, 0 था ना, सिंपल। तो 0 प्लस क्यू, टोटल कितना हो गया, 0 प्लस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर मतलब 0 प्लस क्यू, कितना आ गया आपके पास, क्यू आ गया पॉइंट निकल कर। अब ये बता दो जरा, ये अब क्लियर हुआ है नहीं वही वाली चीज, कैसे आया यहाँ पर क्यू, क्लियर हो गया, चलिए ये क्लियर है, चलो ओके। अब इस पर बताओ बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पर बताओ टोटल पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, पोर वाटर प्रेशर बिल्कुल क्यू प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू, क्यू प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू, क्यू प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा, एक का ही आंसर आ रहा है ऐसे, क्यू प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू, क्यू प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू हो गया। चलो अब आ जाओ अफेक्टिव स्ट्रेस पे, आप लोग अब अफेक्टिव स्ट्रेस पे आ जाते हैं। अफेक्टिव स्ट्रेस बताओ ए पॉइंट पे कितना है, ए पॉइंट पर अफेक्टिव स्ट्रेस, ए पर अफेक्टिव स्ट्रेस 0, सिंपल सा ये तो तरीका है, टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर 0 हो गया। बी पॉइंट पर कितना है, बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर एच इंटू गामा सबमर्ज, एच इंटू गामा सबमर्ज हो गया आपके पास में, सबमर्ज एच इंटू गामा सबमर्ज होगी। चलो बताओ ये वाला केस क्लियर हो गया यहाँ तक, इंस्टेंटली जब अप्लाई करा तो क्या होगा। अब यही सेम कहानी उठाकर लगाओगे आप कंसोलिडेशन में, जब तरजागी थ्योरी पढ़ोगे तो तरजागी से पहले ये केस बता दिया आपको कि कैसे करना है, क्लियर है चीज। चलिए अब जस्ट आपने लोड अप्लाई करा अभी तो उसकी बात हो गई आपके पास ये। अब टाइम अब बढ़ाना शुरू करो, अब टाइम बढ़ाएंगे, जब आप टाइम बढ़ाना शुरू करोगे, टाइम बढ़ाना शुरू करो तो एसएस फोर वाटर प्रेशर वहां पे डेवलप हो चुका ऑलरेडी, टी इज इक्वल टू 0 पे। टाइम बढ़ाते बढ़ाते टाइम बढ़ना शुरू होगा, एक्सेस फोर वाटर प्रेशर धीरे धीरे क्या शुरू होगा, कम होना शुरू होगा, डिसिपेट होना शुरू होगा। टाइम बढ़ा, एक्सेस फोर वाटर प्रेशर डिसिपेट होना शुरू होगा, यानी कि कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और जो लोड है, सरचार्ज जो है वो किस पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जो सरचार्ज है वो किस पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, वो सॉलिड के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और जिस समय पे बिल्कुल अल्टीमेट स्टेज पे पहुंच गए आप, इनफाइनाइट स्टेज पे, सारा का सारा जो सरचार्ज था वो किस पे आ जाएगा, सारा का सारा सरचार्ज आ जाएगा सॉलिड पे, और एक्सेस फोर वाटर प्रेशर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मतलब आता है समझ में। अब सर सॉइल ग्रेन को शिफ्ट होगा तो वो ग्रेनुलर बन जाएगा, वो ग्रेजुअल बन जाएगा। सर सॉइल सॉलिड पे शिफ्ट होगा तो वो ग्रेजुअल बन जाएगा, ऐसे कैसे ग्रेजुअल बन जाएगा, सॉइल पे शिफ्ट करोगे तो ग्रेजुअल बन गया। सरचार्ज सॉइल, सॉइल इंस्टेंटली अप्लाई करने का मतलब है एकदम सडनली अप्लाई करना,
सडनली अप्लाई करना, ये तो सोम में पढ़ा होगा आपने कि एट टी इज इक्वल टू 0 पे ही आपने एक हाई लोड अप्लाई करवा दिया सॉइल के ऊपर इंस्टेंटली, का मतलब ये है। और ग्रेजुअल का मतलब है धीरे 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 मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जा रहे हो, धीरे 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 मैग्नीट्यूड को क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। सर जब पोर वाटर 0 हो जाए, सर जब पोर वाटर प्रेशर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाएगा उस केस में वो ओरिजिनली पुराने वाले केस बन जाएगा आपके पास, बिल्कुल ये मतलब है। हाँ फाइनली उस एंड में आके वो ओरिजिनल पुराने वाले केस बन जाएगा आपके पास, बिल्कुल। अब देखना वो जरा वैल्यू देख ही रहे हैं इसीलिए कैलकुलेट करके ना कंपैरिजन कर लेंगे लास्ट में क्या होगा, ठीक है। देखो जरा, तो ये हो गया। अब बात करते हैं किसी एक टी टाइम पे, इसी में ऐड कर लेंगे टेबल में, अलग से टेबल नहीं बना रहे, इसी में लिखो जरा एट टी इज इक्वल टू, एट टी टाइम पे इनिशियल टाइम, इसको एक काम करो ना, अब ये इनिशियल हटा दो ना, एट एनी टाइम टी पे। अब कोई एनी टाइम है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम आपने कंसीडर कर लिया, किसी भी पर्टिकुलर टी टाइम पर अब आप ये बात कर रहे हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर टी टाइम पर क्या होगा कंडीशन अब आपके पास में। देखो जरा इसमें से इसको मिटा दो सारी चीजों को ना, जस्ट यहाँ से, ये तो ऐसे सेम ही रहता है, इसको तो मिटाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, इसे हटा दो, चलो पूरी टेबल ही हटा दो, तो दोबारा से देखिएगा क्या होगा इसका, जस्ट क्या कंडीशन है, सॉल्व करो जरा। अब t इज इक्वल टू टी पे हम बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू टी का मतलब है यहाँ पर ये बताओ क्या पूरा का पूरा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो चुका क्या t इज इक्वल टू टी पे, t इज इक्वल टू टी टाइम पे कोई पर्टिकुलर टाइम आपने लिया क्या यहाँ पे, नहीं पूरा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट जस्ट क्या हुआ है, डिसिपेट हुआ है। तो यहाँ पे लिख के लेते हैं हम लेट x एक्सिस पोर water pressure, x axis for water pressure dissipated, तो पूरा डिसिपेट नहीं हुआ है, कितना डिसिपेट हो चुका है, x डिसिपेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये बताओ टोटल स्ट्रेस कितना होगा, टोटल स्ट्रेस कितना होगा बताओ, q माइनस एक्स, कितना होगा टोटल पोर वाटर प्रेशर, q प्लस एक्स। अब उन्होंने माइनस लगाया तो तुमने प्लस लगा दिया, भाई टोटल स्ट्रेस पे थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, इससे कोई टोटल स्ट्रेस पे फर्क पड़ा क्या, मैंने टोटल स्ट्रेस पूछा है, टोटल स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो टोटल तो अभी वही सेम रहेगा। ये सारे चेंजेस किस में हो रहे हैं, पोर वाटर में चेंज हो रहे हैं, टोटल में चेंज हो रहा है सिर्फ, सॉरी इफेक्टिव में चेंज हो रहा है सिर्फ आपके पास। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू ही आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा। और बी पे कितना होगा, बी पे कितना होगा, बी पर कितना होगा, सेम, सेम मतलब क्यों, सेम का मतलब क्यों है, फिर से क्यू प्लस एच इंटू गामा सेट होगी, तो सेम ही तो कंडीशन है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं किस पे, पोर वाटर प्रेशर पर आओ। अब आओ किस पे, पोर वाटर प्रेशर पर आओ, पोर वाटर प्रेशर जस्ट देखो जरा यहाँ पे बात, ये बताओ अब जब हम t इज इक्वल टू 0 पे थे, t इज इक्वल टू 0 पर कितना पोर वाटर प्रेशर था यहाँ पर, t इज इक्वल टू 0 पे कितना था, q था आपके पास, तो q था इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे q था, टाइम बढ़ता जा रहा है, पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट होना शुरू होगा, तो ये वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लग गई, ये वैल्यू क्या होने लग गई आपके पास, कम होने लग गई। और किसी t टाइम में ये कितना डिसिपेट हो चुका, x डिसिपेट हो चुका, तो मतलब कितना हो गया, q माइनस x हो गया, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, q माइनस x हो जाएगा, आया समझ में। सो t इज इक्वल टू t टाइम पर कितना डिसिपेशन हो चुका, x डिसिपेशन हो चुका, तो q माइनस x आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू सिंपल। यहाँ पर बताओ जरा b पॉइंट पे, b पे कितना होगा, b पे, b पर q माइनस एक्स प्लस गामा w इंटू एच हो जाएगा, सिंपल यस। तो q माइनस एक्स प्लस गामा w इंटू एच हो जाएगा ना, ये कंडीशन आ गई आपके पास में, q माइनस एक्स प्लस एच इंटू गामा w। चलो यहाँ तक की भी क्लियर होगी कहानी। अब हम आते हैं किसके ऊपर, इफेक्टिव स्ट्रेस पर आओ। इफेक्टिव स्ट्रेस बताओ कितना होगा ये पॉइंट पे, ए पे कितना होगा इफेक्टिव स्ट्रेस, x होगा ना। अब ये आया यहाँ से समझ में क्या मतलब है, देखो जरा वो कहानी रिलेट हो रही है ना,
कि वहां से x डिसिपेट हुआ और वो x जो डिसिपेट हुआ वो किस पे ट्रांसफर हो चुका, वो सॉलिड्स पे ट्रांसफर हो चुका है। सो जितना डिसिपेट होता जाएगा उतना शिफ्ट होता जाएगा किसके ऊपर, सॉलिड्स के ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट समझ में आया आपको, ये क्लियर हो गया पॉइंट कैसे करना है। चलो तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बताओ तो जरा बी पॉइंट पे, बी पे बताओ कितना होगा, गामा सबमर्ज इनटू h प्लस x, यस गामा सबमर्ज h प्लस x आ गई आपके पास, गामा सबमर्ज इनटू h प्लस x वैल्यू होगी। तो आई थिंक ये केस भी क्लियर है। तो यहाँ से बस ये था इसमें मेन चीज, ये यहाँ से कम होता जा रहा है और ये क्या होता जाएगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा आपके पास। जितना वहां से डिसिपेशन हुआ उतना ही स्ट्रेस ट्रांसफर हो जाएगा किससे, सॉलिड पे। और यही सेम प्रिंसिपल होता है किसका, कंसोलिडेशन का भी। तो यही प्रिंसिपल है, यही सेम प्रिंसिपल है कंसोलिडेशन का। इसमें बताओ क्लियर होगी सारी की सारी कहानी। सर ग्रेजुअल टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट होगा ग्रेजुअल टाइम। पूरे के पूरे एक्सेस 4 वाटर प्रेशर को डिसिपेट होने में हम मानते हैं कि इनफाइनाइट टाइम लगता है, क्योंकि जब तक आपका बताया था इस कल, ये कल भी तो बताया था आपको कि पूरा एक्सेस 4 वाटर प्रेशर डिसिपेट होने का मतलब क्या है, आपका कंसोलिडेशन जो है कंप्लीट हो चुका, पूरे 100% कंसोलिडेट हो चुका। और 100% कंसोलिडेशन को होने में कितना समय मान के चलते हैं, इनफाइनाइट समय मान के चलते हैं, इनफाइनाइट मान के चलते हैं, मतलब बहुत लंबा टाइम है। तो हम मानते हैं कि 90% जब डिसिपेट हो चुका तो मतलब कंप्लीट हो चुका आपका। बताओ ये वाला चीज क्लियर हो गया क्या, ठीक हुआ क्लियर ये वाला केस। चलिए अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब आपके पास में लास्ट केस आता है कौन से वाला, एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे चल के जब आपका पूरा का पूरा एक्सेस 4 वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एट फाइनल टाइम व्हेन, ये कुछ सही नहीं रहेगा, इसको हटा दो। ये कंडीशन आ गई ना। चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, एट फाइनल, फाइनल मतलब जब पूरा डिसिपेट हो जाएगा, एट फाइनल टाइम P is equals to PF when entire excess pore water pressure, when entire excess pore water pressure is dissipated। क्या केस है कि when entire excess pore water pressure is dissipated, आपका पूरा का पूरा excess pore water pressure क्या हो चुका है, डिसिपेट हो चुका है। वैल्यू फिल करनी शुरू करो। टोटल स्ट्रेस बताओ कितना होगा, पूरा excess pore water pressure डिसिपेट हो चुका है, टोटल स्ट्रेस कितना होगा बताओ। क्यू होगा, सिंपल लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा टोटल स्ट्रेस से। पोर वाटर ये बी पे कितना होगा, बी पॉइंट पे, बी पर 0 हो गया, बी पर 0 होगी वैल्यू। अच्छा वो 9 लिख रहे थे, क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू, ये लिखा है ऑलरेडी ना, क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू एच हो जाएगा। चलिए अब ए पॉइंट पर आओ आप, पोर वाटर प्रेशर बताओ ए पे, ए पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, सिंपल, क्योंकि वाटर टेबल तो है ही नहीं तो पोर वाटर प्रेशर नहीं है। और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो लग रहा था वो भी शिफ्ट हो चुका पूरा का पूरा, कहां पर, वो सॉलिड्स पे शिफ्ट हो चुका। तो ये कितनी होगी टर्म, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। बी पे बताओ कितना है, बी पर कितना है, एच इंटू गामा डब्ल्यू है, बी पर है एच इंटू गामा डब्ल्यू है, एच इंटू गामा डब्ल्यू है। सी पर बता दो, अब ये अब आओ इस पे आप इफेक्टिव स्ट्रेस पे आओ, इफेक्टिव बताओ कितना होगा, इफेक्टिव क्यू हो जाएगी, सिंपल क्यू वैल्यू होगी। और यहाँ पर कितना होगा बी पॉइंट पे, बी पे क्यू प्लस गामा सबमर्ज इनटू एच हो गया, क्यू प्लस गामा सबमर्ज इनटू एच। अब ये केस कंपेयर कर लो पहले वाले केस की कंपैरिजन में, जो ग्रेजुअल वाला था आपका। ग्रेजुअल वाला देखो चेक करके और इसको देखो, अब सेम आ रही है डाटा। तो ये था इसमें जस्ट कंडीशन। ये इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली साल 2 साल पहले गेट में आया होगा कि इंस्टेंटली अप्लाई करवाया तो कैसे आपको करना है सॉल्यूशन, यहाँ से प्रॉब्लम आई थी आपके पास। अब देखो कितना, मतलब हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड कर ही देते हैं। ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया इस तरह का आपका, अभी 1-2 साल पहले, इससे पहले कभी नहीं आया था इस तरह का क्वेश्चन, तो इस बार ऐड कर दिया। अब पूछेंगे आगे भी, बार बार पूछेंगे आपसे। चलो ये क्लियर हो गया। अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, दैट इज तरजागी थ्योरी। तरजागी थ्योरी पे आ जाते हैं, तरजागी की थ्योरी पे आते हैं, बात करेंगे तरजागी थ्योरी के ऊपर। क्लियर है। अब तरजागी के बारे में बात करते हैं कि सर तरजागी ने क्या थ्योरी बताई थी, मतलब हाउ तरजागी एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द कंसोलिडेशन, इसके बारे में अब आपको डिस्कशन करना है।
सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अजम्पशन तो कल लिखे हुए हैं हमने उसको ऑलरेडी ना, कि भाई क्या अजम्पशन होते थे, अजम्पशन वी हैव ऑलरेडी रिटन, सारे लिख रखे हैं आपने, अब जस्ट चलना है थ्योरी के ऊपर। सो थ्योरी कैसे है देखो जरा। सो द थ्योरी इज Terzaghi's वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। वन डायमेंशनल मतलब वन डायमेंशन क्यों बोल दिया इसे, क्योंकि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बात होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में बात होगी और किसी डायरेक्शन में कोई किस तरह की बात आपके पास में नहीं होगी, इसलिए क्या बोल के चलते हैं, वन डायमेंशन बोल के चलते हैं। अब देखो जरा जस्ट क्या है यहाँ पे। Terzaghi ने कैसी कंडीशन कंसीडर करी भाई, उन्होंने क्या लिया आपके पास में, इस तरह से एक कंटेनर कंसीडर कर लिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसी कंडीशन है, ये बॉटम से कैसा है, इम्परमेबल है, मतलब बॉटम पर सिर्फ पानी ड्रेन नहीं करेगा, बाहर नहीं आएगा, साइड्स में से भी नहीं आएगा, आएगा एक्चुअली में साइड से, लेकिन हम मान के नहीं चलेंगे, हम कहां से लेंगे, सिर्फ वर्टिकल से लेके चलेंगे, वर्टिकल से हम लेके चलेंगे। चलिए ये कंडीशन आ गई आपके पास में। ऐसा है कुछ। अब इन्होंने क्या करा, इसके अंदर बताया था कि Terzaghi ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने अपनी थ्योरी को किसके जैसे माना था, स्प्रिंग पिस्टन मॉडल के जैसा मान के चल रहे थे। तो जो स्प्रिंग पिस्टन मॉडल के जैसा उन्होंने कंसिडर करा था कि भाई जो अरेंजमेंट होता है दैट इज समथिंग सिमिलर टू स्प्रिंग एंड पिस्टन मॉडल, स्प्रिंग पिस्टन के मॉडल के जैसा होगा कुछ ना कुछ सिस्टम। ये कंडीशन है आपके पास में, इस तरह से कुछ, इस तरह से कंडीशन है। यहाँ पे क्या है आपके पास में, ऐसे परफोरेशन है, यहाँ पर है आपके पास में ऐसे परफोरेशन है। तो देखो कितने खतरनाक इंसान थे। ये सब परफोरेशन, ऑल दीज आर द परफोरेशन। ये सब क्या है आपके पास में, परफोरेशन है या फिर होल्स हैं, परफोरेशन हो गए, होल्स हो गए। क्या है यहाँ पर, अब इसके अंदर लगे हुए हैं स्प्रिंग्स, ये सब स्प्रिंग्स लगा रखे हैं ना, ये सब यहाँ पे लगा रखे हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, ऐसे स्प्रिंग लगा रखे हैं, इस तरह से स्प्रिंग लगाया हुआ है। ठीक है, ये स्प्रिंग लगा दिए, स्प्रिंग लगा दी, यहाँ पे आपने क्या करवाया, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करवाएंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करवाएंगे आप यहाँ पे, स्ट्रेस अप्लाई करवाओगे। चलो यहाँ पे लिख लो, ये जो है ब्लू सी, ये क्या है, ब्लू ब्लू, ये आपके पास में है परफोरेशंस, दिस इज परफोरेशंस, परफोरेशंस, होल्स हो गए या फिर होल्स हो गए, और ये सब क्या है यहाँ पे, इंक वाले स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग्स हो गए, ये सब क्या हो गया आपके पास में, स्प्रिंग्स हो गए। आपने लोड अप्लाई करवाया, क्या ऊपर आपने लोड अप्लाई करवाया, बॉटम पर क्या है आपके पास में, एक इम्परमेबल लेयर थी, बॉटम पे कैसा है, ये है इम्परमेबल लेयर, दिस इज इम्परमेबल, ये कैसा है, इम्परमेबल लेयर है। तो इस तरह का कोई सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या है, इस अरेंजमेंट के अंदर इन्होंने फिल कर रखा है, टाइट है, पूरी टाइटली पैक्ड कंडीशन में वाटर भरा हुआ है, ऐसे इसके अंदर भरा हुआ है आपके पास, वाटर भरा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे फिल कर रखा है वाटर, यहाँ पर फिल कर रखा है, यहाँ पर फिल कर रखा है वाटर, फिल कर रखा है। चलो ये वाटर हो गया। अब ये कंडीशन है आपके पास पूरी की पूरी। तो स्प्रिंग पिस्टन मॉडल, स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, पिस्टन है जिसमें परफोरेशंस हैं। अब ये कैसे सॉइल को कैसे रिजेंबल करेगा, वाटर है, जैसा यहाँ पर वाटर है वो सॉइल में क्या है, वाटर है। ऑब्वियसली ये जो थ्योरी चल रही है इसमें कौन सी कंसोलिडेशन की बात हो रही है, कौन से के लिए ये थ्योरी आपकी Terzaghi थ्योरी, कौन सा कंसिडर करा है इन्होंने बिहेवियर,
कि कौन से वाले प्राइमरी की बात हो रही है, तो प्राइमरी है तो मतलब पूरे के पूरे वॉइड्स में कौन होगा आपका, सिर्फ वाटर होगा। प्राइमरी है पूरे के पूरे वॉइड्स में वाटर होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन है, 1 डिग्री कंसोलिडेशन है, पूरे के पूरे वॉइड्स में कौन है आपके पास, वाटर है। पूरे के पूरे वॉइड्स में कौन है, वाटर है। तो देखो पूरे वॉइड्स में वाटर फिल कर रखा है, यहाँ पे फिल कर रखा है कंप्लीटली, एयर कंडीशन टाइट, बिल्कुल टाइटली पैक्ड कंडीशन में वाटर को फिल कर रखा है यहाँ पे। स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग किसके जैसे है, वाटर तो आ गया, जो यहाँ पे वाटर है वो सॉइल का वाटर है, सॉइल के जैसे वाटर होता है। स्प्रिंग यहाँ पे किसके जैसे बिहेव करेंगे, स्प्रिंग्स यहाँ पे बिहेव करेंगे सिमिलर टू दैट ऑफ द सॉइल, सॉलिड्स, जैसा सॉइल में सॉलिड्स बिहेव करते हैं उसके जैसा बिहेव कौन करेगा, स्प्रिंग बिहेव करेंगे। सॉलिड्स कंप्रेस होंगे, सॉलिड्स क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो सॉलिड्स के जैसा बिहेव करेंगे कौन, स्प्रिंग्स। और ये जो पूरी असेंबली बन गई आपकी, सॉलिड ये वॉइड हो गए। अब यहाँ पर ये सब क्या है, जो परफोरेशन है एक तरह से क्या है, ये वॉइड है जो सॉइल में वॉइड होते हैं, ये वो वॉइड है जो कि सॉइल में वॉइड होते हैं। तो यहाँ पर परफोरेशन भी है जो सॉइल में वॉइड होते हैं, यहाँ पर वाटर भी है जो कि सॉइल में था, और यहाँ पर स्प्रिंग भी आ गए, स्प्रिंग भी आ गए यहाँ पे जो कि सॉलिड्स के जैसे बिहेव करेंगे। तो ये इन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में बताया। अब इसके बारे में समझेंगे कि होगा क्या एक्चुअली में, कैसे कैसे चीजें होती रहती है। इनफैक्ट थ्योरी तो बता दी मैंने आपको, थ्योरी में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका है, जो केस अभी हमने डिस्कस करा ना, सिमिलर चीज यहाँ पर होगी आपकी, बिल्कुल एक्जैक्टली सिमिलर चीज। आपने इसके ऊपर लोड को अप्लाई करवाया, इंस्टेंटली लोड आपने अप्लाई करवा दिया। अब जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है, इनिशियल टाइम पे जब किसी तरह का कोई लोड नहीं था, ये चलेगा, चल रहा है, इनिशियली जब किसी तरह का कोई लोड अप्लाई नहीं था, तो यहाँ पे आप क्या करो, इन सारे के सारे पॉइंट्स पे, ये जो आपके पास में पॉइंट्स हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को कंसिडर कर लें, ये कंडीशंस हैं, हाँ जिस तरह बना दो, इसमें बहुत सारी चीज बनेगी, इससे पहले बनने दो आराम से वैसे ना, नहीं तो खराब हो जाएगा डायग्राम पर। ऐसे ये सब पीजोमीटर्स हैं, ठीक है, ये सब पीजोमीटर्स हैं आपके पास में, अलग अलग पॉइंट्स जो भी आपके पास में पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट पे आपने पीजोमीटर इंसर्ट कर दिया, एंड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पे क्या करा दिया, पीजोमीटर्स को इंसर्ट करवा दिया। चलो अब जब यहाँ पे हम पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आप पीजोमीटर इंसर्ट करवाया, इनिशियली इनिशियली ये बताओ, जब यहाँ पे इनिशियली अगर आप बात करेंगे, अभी लोड अप्लाई नहीं करा हमने, जैसे अभी मान के चलो अभी लोड अप्लाई नहीं करा, इनिशियली इन पीजोमीटर्स में जो लेवल होगा, इन पीजोमीटर्स में जो वाटर का लेवल होगा वो क्या सेम पॉइंट तक होगा, इनिशियली इन पीजोमीटर्स में जो वाटर का लेवल होगा क्या वो सेम हाइट तक होगा, बोलो। इनिशियल इन पीजोमीटर में जो पानी का लेवल हो गया तो सेम हाइट तक होगा भाई, इस पीजोमीटर में पानी का लेवल कहां तक जाएगा, जहां से उससे ऊपर वाटर टेबल है। तो ये जो टॉप मोस्ट वाटर लेवल जो है एक तरह से किसकी तरह काम करेगा, वाटर लेवल, वाटर टेबल की तरह काम करेगा। तो जब यहाँ पे आप पीजोमीटर लगाओगे तो यहीं तक पानी राइज करेगा, मान के चलो कि वाटर टेबल कहां पर है, यहीं पे है वाटर टेबल आपकी, दूसरे वाले में भी वाटर टेबल तक जाएगा, तीसरे वाले में भी कहां तक जाएगा, वाटर टेबल तक जाएगा, एंड फोर्थ वाले में भी कहां तक जाएगा, वाटर टेबल तक जाएगा। तो मुझे बताओ इनिशियली इन सारे के सारे पॉइंट पीजोमीटर्स में जो वाटर लेवल होगा क्या वो सेम हाइट तक होगा, बताओ, सेम हाइट तक होगा। चलो सेम हाइट तक होगा वाटर लेवल। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, जब आप इसके ऊपर लोड को अप्लाई करवाया, अब आप करवाओ इसके ऊपर लोड को अप्लाई, लोड अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, चलिए लोड अप्लाई करवा दिया, हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करें, सरचार्ज लोडिंग आपने इसके ऊपर अप्लाई करवाई। जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे होगा क्या, यहाँ पर इनिशियली क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, बिहेवियर समझना इसका जस्ट, कि जब यहाँ पे आप लोडिंग अप्लाई करोगे, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास में वाटर, पोर्ट्स के अंदर वाटर है, और दूसरा आपके पास में क्या है, स्प्रिंग है जो कि सॉलिड है एक तरह से। ये जो लोड आपने यहाँ पे अप्लाई करा, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो पूरा का पूरा लोड है, दैट लोड इज ट्रांसफर्ड ओवर द पोर वाटर। ये लोड किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, दैट लोड विल बी ट्रांसफर्ड ओवर द पोर वाटर। अब मतलब ये है कहने का कि यहाँ पे जस्ट समझना, इस चीज को ऐसे रिलेट करोगे आप लोग, यहाँ पे जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के चारों तरफ, स्प्रिंग के चारों तरफ भरा हुआ है पानी, स्प्रिंग के चारों तरफ भरा हुआ है पानी, तो पानी में स्प्रिंग को एक तरह से टाइटली बिल्कुल दबा रखा है, मतलब स्प्रिंग को मूव करने के लिए पानी जरा सी भी जगह नहीं दे रहा। स्प्रिंग को कंप्रेस होना था, सपोज करो स्प्रिंग को कंप्रेस होना है, स्प्रिंग को इधर उधर मूव करना है, बट वो हो नहीं पा रहा है स्प्रिंग बिल्कुल भी। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी प्रेजेंट है और पानी उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करने दे रहा।
सपोज करो आप स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करवाना चाहते थे, कंप्रेस ही नहीं कर पा रहा क्योंकि पानी क्या है, इसको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहा मूव करने के लिए, बिल्कुल टाइटली पैक कर रखा है पानी ने इस स्प्रिंग को। तो ये मतलब यहाँ से समझ में आता है, क्लियर है। तो अब होगा क्या, जब अब ये बताओ, जब स्प्रिंग जब आपने लोड अप्लाई करवाया, जब आपने लोड अप्लाई करवाया, अब मैंने बताया स्प्रिंग तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, स्प्रिंग मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि पानी ने उसको टाइटली बिल्कुल एक तरह से बांध के रखा हुआ है। तो जब आप लोड अप्लाई करोगे, स्प्रिंग बेसिकली, अगर मैं सपोज स्प्रिंग का मैं केस कंसिडर करूं, हाँ वन डायमेंशन रहेगा, बिल्कुल वन डायमेंशन रहेगा, वो तो दिखाई रखा है ना यहाँ पे। जो पानी का एक्सपल्शन जो होगा, बताया था आपको कि भाई साइड से तो कंसिडर नहीं करेंगे, बॉटम पे एक वेरिएबल लेयर है, ये होगा आपका कैसे, ऐसे होगा जस्ट इस तरह से होगा पानी का एक्सपल्शन। समझो जरा चीज को अभी, किस तरह से होगी कंडीशन। जब आपने लोड अप्लाई करवाया, लोड अप्लाई करवाया, दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो लोड ट्रांसफर हो जाए पोर वाटर पे, या तो लोड ट्रांसफर हो जाए पोर वाटर पे, थैंक यू, या तो लोड ट्रांसफर हो जाए पोर वाटर पे, या फिर आपका जो लोड ट्रांसफर हो वो किस पे हो, स्प्रिंग्स पे ट्रांसफर हो, यानी कि सॉलिड्स पे ट्रांसफर हो। दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो लोड ट्रांसफर हो किस पे, सॉलिड्स पे, या फिर लोड ट्रांसफर हो किस पे, पोर वाटर पे, पोर वाटर पे। लेकिन जैसे ही अगर सपोज करो लोड ट्रांसफर होगा किस पे, अगर सॉलिड्स पे लोड ट्रांसफर हुआ, तो सॉलिड्स पे जैसे लोड ट्रांसफर होगा तो क्या उसकी वजह से सॉलिड कंप्रेस करेगा, क्या उसकी वजह से सॉलिड क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। लेकिन अगर सॉलिड कंप्रेस करेगा, सॉलिड कंप्रेस करेगा तो मतलब सॉलिड के ऊपर अगर सपोज लोड आया तो मतलब सॉलिड कंप्रेस करेगा। लेकिन यहाँ पर ये बताओ, अगर सॉलिड कंप्रेस करेगा तो क्या सॉलिड के ऊपर कंप्रेस होने के लिए कोई किसी तरह का जगह अवेलेबल है यहाँ पर, क्या सॉलिड के कंप्रेस होने के लिए कोई किसी तरह की जगह अवेलेबल है यहाँ पे। पानी इसके चारों तरफ भरा हुआ है टाइटली पैक कंडीशन में। स्प्रिंग स्प्रिंग सॉलिड ही तो एक तरह से, स्प्रिंग जो यहाँ पर है वो सॉलिड ही एक तरह से, नहीं कोई जगह अवेलेबल नहीं है। दोबारा से सुनो पॉइंट, दोबारा पॉइंट सुनो। जब लोड आया इसके ऊपर, तो लोड या तो पानी के ऊपर ट्रांसफर होगा पोर वाटर के ऊपर, या फिर लोड ट्रांसफर होगा स्प्रिंग के ऊपर। मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्प्रिंग सॉइल में सॉलिड्स के जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसा यहाँ पर स्प्रिंग है वैसा सॉइल में सॉलिड्स हैं, जैसा यहाँ पर वाटर है वो सॉइल का भी वाटर ही एक तरह से, क्लियर है। और ये सब कॉर्पोरेशन सॉइल में वॉइड्स की तरह से काम करेंगी। तो जब यहाँ पे आपने लोड अप्लाई करवाया, या तो लोड आएगा पोर वाटर पे, या फिर लोड जाएगा स्प्रिंग्स पे। अगर सपोज मैं ये मान के चलूं कि लोड जा रहा है स्प्रिंग्स के ऊपर, तो अगर लोड स्प्रिंग्स पे जाएगा तो स्प्रिंग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। और अगर स्प्रिंग करेंगे कंप्रेस, तो स्प्रिंग को दबना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग के मूव करने के लिए, स्प्रिंग के दबने के लिए बिल्कुल भी आसपास जगह अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वाटर ने इनको क्या कर रखा है, पूरा एक तरह से टाइटली बाइंड कर रखा है। ये कंडीशन आ गई। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्प्रिंग अभी दब नहीं पा रहे हैं, स्प्रिंग दब नहीं पा रहे क्योंकि वाटर उनको दबने नहीं दे रहा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, तरजागी ने ये बोला, इसका मतलब ये है कि इनिशियली स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो पाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो पाएगा, वो दब नहीं रहा, क्यों, वाटर उसको टाइटली पैक करके रखेगा। मतलब इनिशियली जो कुछ भी लोड आप अप्लाई करवा रहे हो वो सॉलिड के ऊपर ट्रांसफर भी नहीं हो रहा। अगर स्प्रिंग दब नहीं रहा तो मतलब इनिशियली स्प्रिंग पे कोई लोड भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है स्प्रिंग पे कोई लोड भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बताओ आया नहीं आया समझ की, बताओ ये पॉइंट आया नहीं आया समझ। हम्म, ये क्लियर है पॉइंट या नहीं है, आया समझ, चलो क्लियर है। अब देखो आगे क्या होगा। तो मतलब आपको बताया कि स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो रहा है, स्प्रिंग नहीं दब रहा, मतलब स्प्रिंग पे कोई किस तरह का भी लोड भी नहीं जा रहा है। तो फिर वो लोड जा कहाँ रहा है, वो लोड जा कहाँ रहा है, वो आ तो रहा है लोड, लेकिन कोई ना कोई तो उसको झेल रहा होगा ना। किस पर जा रहा है वो लोड, वो लोड जा रहा है पोर वाटर के ऊपर, वो लोड गया पोर वाटर के ऊपर गया। सॉलिड्स पे इनिशियली कोई, स्प्रिंग पे कोई इनिशियली लोड नहीं आएगा, कोई वो लोड बियर नहीं कर रहा, वो लोड जा रहा है किसके ऊपर, वो लोड जा रहा है आपका वाटर के ऊपर जा रहा है, पोर वाटर के ऊपर वो लोड जा रहा है। अब जब वो पोर वाटर के ऊपर लोड जाएगा तो होगा क्या, लोड ट्रांसफर हुआ इनिशियली पोर वाटर के ऊपर, स्प्रिंग्स पे सॉलिड्स पे कोई इनिशियली लोड नहीं गया, लोड गया सॉलिड्स के ऊपर, सॉरी स्प्रिंग्स पे कोई लोड नहीं गया, लोड गया किसके ऊपर, वाटर के ऊपर लोड गया आपका। अब जैसे ही वाटर के ऊपर सरचार्ज आया, जैसे वाटर के ऊपर प्रेशर आया, एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर ही तो है जो आपने ऊपर से अप्लाई करा है। वाटर में सडनली क्या डेवलप होगा, वाटर में सडनली क्या डेवलप होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। वाटर में सडनली क्या डेवलप होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। वाटर में डेवलप होगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। ये बताया था भाई, कुछ तो प्रेशर ऑलरेडी था वाटर का, लेकिन इस लोड के एप्लीकेशन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, इसको एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, इस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वजह से पानी के पास मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। अब वो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी पानी के पास में आई है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको दिखाई किस तरह देगी यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी, पोर वाटर डिसिपेट डायरेक्टली, पोर वाटर प्रेशर। मैं पूछ रहा हूँ दिखाई कैसे देगी, इन पीजोमीटर से पानी का लेवल राइज कर जाएगा, ये मतलब है।
इन पीजोमीटर में क्या करेगा, पानी का लेवल राइज करेगा, इस फॉर्म में दिखाई देगी आपको। पीजोमीटर में क्या करेगा, पानी का लेवल राइज करेगा, और पानी का लेवल राइज करा यहाँ पे पहुंच गया, समथिंग लाइक दिस, ये पहुंच गया पानी का लेवल राइज करके पीजोमीटर से। तो एक्स्ट्रा एनर्जी किस तरह दिखाई देगी, राइज इन दी हाइट ऑफ द वाटर इन दी पीजोमीटर, इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ये क्या है, अब ये जो यहाँ पे प्रेशर है ना, ये जो प्रेशर्स हैं, ये क्या है सब, यही तो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, दिस इज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ओनली। इतना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वहां पे क्या होगा, क्रिएट हो चुका है, ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वहां पे क्या हुआ, क्रिएट हुआ। अभी जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, बताओ, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बताओ। लोड अप्लाई के बराबर, क्यू के बराबर, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, पोर वाटर प्रेशर कितना होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, जो पीजोमीटर में वाटर की हाइट है, इंटू एच, यहाँ पर क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू ये हाइट जो है, बताओ, और ये गामा डब्ल्यू इंटू एच आई, यही किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, बताओ, आया नहीं आया समझ में। पोर वाटर प्रेशर होता है गामा डब्ल्यू इंटू एच, हाइट ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर, यहाँ पे कितनी राइज हुई है, एच आई राइज हुई है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, तो इस हाइट को मल्टीप्लाई कर लो गामा से, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, इतना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो गया, दैट विल बी इक्वल टू क्यू। चलिए अब क्या होगा, अब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो गया, तो इनिशियली एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो गया, सब में आपने एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता दिखा रखा है। अब होगा क्या, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ, अब बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस पोर वाटर प्रेशर पानी को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल चुकी, एच आई कहाँ है, एच आई ये है ना आपके पास में, जहां तक की हाइट राइज कर रही है, ये जो हाइट आपकी राइज करी है, ये हाइट राइज है एच आई, एक्स्ट्रा हाइट जो आपके पास डेवलप हुई है, जो एक्स्ट्रा हाइट इनिशियली कुछ हाइट थी, इस इनिशियल हाइट से ऊपर जो एक्स्ट्रा हाइट आपके पास में बनी, ये है ना एच आई, ये एच आई है भाई, इनिशियली कुछ हाइट थी ना हर एक पीजोमीटर में वाटर की, तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट का राइज हुआ है, ये है एच आई, इनिशियली तो यहाँ पर था ना, ये इनिशियली था, कैसे कैलकुलेट होगा, रीडिंग देखकर कैलकुलेट होगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, पीजोमीटर में जितना राइज करेगा आपको, पीजोमीटर की रीडिंग देखोगे, रीडिंग देख के कैलकुलेट होगा। चलिए अब क्या होगा, पानी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ चुकी है, पानी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ चुकी, पानी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ चुकी, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा एनर्जी पानी क्या करेगा, अब पानी बाहर जाना शुरू होगा, एक्सपेल आउट होना शुरू होगा पानी। अब ऐसा नहीं होता जैसे ही आप एकदम लोड अप्लाई करोगे एकदम से पानी बाहर जाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं कि पानी जैसे आप लोड अप्लाई करोगे एकदम से पानी बाहर जाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसको भी टाइम लगता है बाहर जाने में, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, क्यों, परमेबिलिटी का भी रीजन तो आता है यहाँ पे, सॉइल के पास परमेबिलिटी होती है, सॉइल परमेबिलिटी होती है, तो ऐसा थोड़ी कि सॉइल में से एकदम पानी बाहर भाग जाता है, वेलोसिटी कितनी कम होती है, तो कुछ टाइम लगता है बाहर जाने में। तो इनिशियली कैसे हुआ, दोबारा से कहानी करते हैं एक बार, लोड अप्लाई करा, लोड अप्लाई करा, पहले या तो सॉलिड पे जाता, या तो स्प्रिंग पे जाता, या फिर वाटर पे जाता, स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो सकते, वाटर ने दबा रखा है उनको, तो मतलब वाटर के स्प्रिंग के ऊपर कोई इनिशियली लोड भी नहीं जा रहा है, तो लोड कहाँ चला गया, वाटर पे चला गया, जब वाटर पे गया लोड, तो वाटर में क्या डेवलप हुई, एक एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप हो गई, एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वाटर के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से अब वो क्या करेगा, एक्सपेल आउट होना शुरू होगा फ्रॉम द वॉइड्स, एक्सपेल आउट होना शुरू होगा फ्रॉम द वॉइड्स, और ये क्या है, सब वॉइड्स ही तो है, परफोरेशन ये सब क्या है, वॉइड्स, कहाँ पे, ऊपर के डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए, क्योंकि बाकी सब डायरेक्शन से तो पॉसिबल है ही नहीं, ऊपर से जाना शुरू हो गए। अब होगा क्या, जब पानी का एक्सपल्शन होगा शुरू, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कंसोलिडेशन की, लोड आया किस पे, वाटर के ऊपर, जब पानी का एक्सपल्शन होगा शुरू, पानी का एक्सपेंशन शुरू होगा, तो यहाँ पे जो पीजोमीटर है, बेसिकली जो पीजोमीटर है, ये पीजोमीटर में पानी का लेवल क्या करेगा, डाउन आना शुरू हो जाएगा, पानी में पीजोमीटर इसमें जो पीजोमीटर के अंदर जो पानी का लेवल है, वो डाउन आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा आपके पास में, ये डाउन आना शुरू हो गया, ये वाटर लेवल आने लगा डाउन, ये वाटर लेवल डाउन आ रहा है, पानी बाहर जाता जा रहा है, पानी बाहर जाता जा रहा है, वाटर लेवल डाउन आता जा रहा है, पानी बाहर जाता जाएगा, वाटर लेवल डाउन आता जाएगा, होगा क्या, जैसे जैसे पानी बाहर जाता जाएगा, जैसे जैसे पानी बाहर जाता जाएगा, अंदर स्पेस क्रिएट होनी शुरू होगी, पानी बाहर जाता जाएगा, अंदर स्पेस क्रिएट होनी शुरू हो गई, अब उस स्पेस में कौन एडजस्ट करेंगे, उस स्पेस में सॉलिड्स ये स्प्रिंग्स एडजस्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि सॉलिड्स अब लोड को बियर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स के ऊपर अब लोड क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे, एकदम से ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि जगह ही नहीं थी ट्रांसफर होने के लिए, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो रहा है, पानी बाहर जाता जा रहा है, पानी बाहर जाता जा रहा है, पानी बाहर जाता जा रहा है, सॉलिड्स कंप्रेस होना शुरू होंगे, मतलब जो लोड पहले पानी ले रहा था, जो एक्स्ट्रा लोड पहले पानी ले रहा था, वो लोड किसके ऊपर शिफ्ट होने लगा, धीरे धीरे सॉलिड्स के ऊपर शिफ्ट होने लगा। अब जब सॉलिड्स के ऊपर लोड शिफ्ट होगा,
सॉलिड्स के ऊपर लोड शिफ्ट हो रहा है, सॉलिड्स के ऊपर लोड शिफ्ट हो रहा है, सॉलिड्स के ऊपर लोड शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब सॉलिड्स के ऊपर आने वाला स्ट्रेस बढ़ रहा है, सॉलिड्स के ऊपर आने वाला स्ट्रेस बढ़ रहा है। सॉलिड्स के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, सॉलिड जो स्ट्रेस ट्रांसफर करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं, उसको कहते हैं अफेक्टिव स्ट्रेस। अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया, अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया, जैसे जैसे अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ, सॉलिड्स कोशिश क्या करेंगे, एक दूसरे के पास पास जाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से कांटेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, सॉलिड एक दूसरे के पास पास जाने की कोशिश करेंगे, एंड जब सॉलिड एक दूसरे के पास पास जाएंगे तो क्या वहां पर सेटलमेंट भी आपको दिखेगा, सॉलिड नीचे जा रहे हैं मतलब बेसिकली पास पास जा रहे हैं एक दूसरे के, तो क्या वहां पर सेटलमेंट होता दिखाई देगा, सेटलमेंट होता दिखाई देगा। अब यही तो है कंसोलिडेशन आपका, क्या कर रहे हैं आप स्टार्टिंग से, यही तो कर रहे हैं कि भाई पानी एक्सपेल आउट होता जा रहा है, पानी एक्सपेल आउट होता जा रहा है और सेटलमेंट होता जा रहा है। अब ये कहानी क्लियर होती है, देखो पानी तो एक्सपेल आउट कर रहा है, पानी बाहर जाता जा रहा है, एक्सेस फोर वाटर प्रेशर डिसिपेट होता जा रहा है, लोड शिफ्ट होता जा रहा है किसके ऊपर, सॉलिड्स के ऊपर, लोड सॉलिड के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या करते जा रहे हैं सॉइल में, इंक्रीज होते जा रहे हैं, अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते जाएंगे, अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते जाएंगे, सॉलिड्स उस अफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से पास पास आने की कोशिश करेगा, जब सॉलिड पास पास आने की कोशिश करेगा तो बेसिकली वो क्या करेगा, सेटल भी करेगा वहां पे, दैट इज व्हाट इसको कहते हैं क्या, कंसोलिडेशन। अब मुझे ये बताओ, एक पॉइंट लिखा था आपने स्टार्टिंग में अफेक्टिव स्ट्रेस, जब मैंने पढ़ाया था वहां पर बताया था, इस पॉइंट को मैं दोबारा उठाऊंगा कि अफेक्टिव स्ट्रेस जो जितने भी पैरामीटर होते हैं सॉइल के वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, अफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी हो गया उसका बेसिकली, ये कंसोलिडेशन हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया, लिखा था आपने एक पॉइंट स्टार्टिंग में लिखवाया हुआ है, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, अफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करते हैं, अफेक्टिव स्ट्रेस के पैरामीटर्स होते हैं सब। अब वो चीज आपको समझ में आई होगी कैसे, जब मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करवाया डेल्टा क्यू, ये टोटल स्ट्रेस आपने इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया, क्या डेल्टा क्यू अप्लाई होते ही एकदम से सडनली कंसोलिडेशन हो गया क्या, नहीं, डेल्टा क्यू अप्लाई करने पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ, कंसोलिडेशन होना मतलब सेटलमेंट होना, कंसोलिडेशन कब होना शुरू हुआ, जब अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ, लोड शिफ्ट होना शुरू हुआ किसके ऊपर, इनिशियली जब लोड वाटर ने लिया था तब तो कोई कंसोलिडेशन नहीं हो रहा था ना, जब पानी बाहर जाना शुरू हुआ लोड ट्रांसफर होना शुरू हुआ किस पे, सॉलिड्स पे, तो जब सॉलिड पे लोड ट्रांसफर होना शुरू हुआ मतलब अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ, तब जाकर वहां पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। इसीलिए आपने उस दिन लिखा था वो पॉइंट क्या, कि अफेक्टिव स्ट्रेस जो भी कंसोलिडेशन होता है दैट इज फंक्शन ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस, दैट इज अ फंक्शन ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस। उस दिन मैंने आपको कहा था कि वो जो उस दिन का दिन है वो मैं आपको दोबारा याद दिलवाऊंगा एक बार, तो ये वो दिन आ चुका है दोबारा, उसको याद करो एक बार, सोचो उसको जरा, इस तरह से कहानी हो रही है। बताओ आया नहीं आया समझ में पूरी प्रोसेस कैसे चल रही है चीज। अब क्या होगा यहाँ पर, पानी का लेवल नीचे आना शुरू होगा। अब ये बताओ सबसे पहले जो पानी का लेवल नीचे आएगा वो कौन से वाले पीजोमीटर में आएगा, पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में, लास्ट वाले में, ये फर्स्ट पीजोमीटर है, ये सेकंड पीजोमीटर है, ये थर्ड है, और ये कौन सा है, फोर्थ है। सबसे पहले नीचे कौन से पीजोमीटर में पानी का लेवल आना शुरू होगा, बताओ। सब में साथ में आएगा, सब में से पानी एक साथ बाहर चल जाएगा, मतलब क्लास में जो बच्चा सबसे गेट के पास में बैठा है वो भी एक साथ बाहर जाएगा, और जो सबसे एंड में कोने में बैठा है वो भी सबसे पहले साथ में जाएगा। इसमें ये जो यहाँ पे पानी है, ये जो पीजोमीटर है यहाँ पर लेवल दिखा रहा है, यहाँ वाले पार्टिकल एकदम बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक्सेस फोर वाटर प्रेशर मतलब पहले डिसिपेट डाउन होना शुरू हुआ। यहाँ पर जो पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसके पास भी तो रास्ता सिर्फ एक ही है ऊपर से जाने का, कोई नीचे से बाहर थोड़ी जा सकता है, ना साइड से बाहर जा सकता है, तो मतलब इसमें तो डिसिपेशन नहीं हुआ ना अभी शुरू, तो इसके पार्टिकल्स को जब तक कि इसके पार्टिकल बेसिकली बाहर जाएंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा, तो सबसे पहले पानी के पार्टिकल यहाँ से बाहर जाएंगे पहले वाले में से, तो पहले पानी का लेवल डाउन आना शुरू होगा किसमें, फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, और फिर फोर्थ में, इस तरह से चलेगा आपके पास। इसे यहाँ से हटा दो जरा, एक डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना है कुछ, चलो। सो ये कंडीशन आ गई, ये समझ में आया, सबसे पहले किसमें जाएगा पानी का लेवल नीचे, सबसे पहले पानी लेवल जाएगा नीचे पहले वाले में, और फिर दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में, और फिर किसमें, लास्ट वाले में। रीजन क्या है कि जो सबसे लास्ट में जो है उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा बाहर आने में, क्योंकि सिर्फ रास्ता तो एक ही है ऊपर से जाने का बस, 1 2 3 4। यहाँ पर है, ये लेवल है पानी का, इसमें लेवल कहाँ मिलेगा, कुछ इसके कंपैरिजन में ऊपर मिलेगा, इसमें लेवल मिलेगा कुछ और ऊपर मिलेगा, एंड इसमें लेवल कहाँ मिलेगा, कुछ और ऊपर मिलेगा। ऐसी कंडीशन आ रही है बनकर आपके पास में, ऐसी तो कंडीशन चल रही है। अब जब ये कंडीशन है आपके पास, तो ऐसी कंडीशन है आपके पास में, तो अगर ये कंडीशन है तो एक काम कर लो ना,
इसको थोड़ा सा सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इनको क्या करो, ऐसे ये कर्व बन रहा है क्या यहाँ पर पूरा, इसको कर्व बना लेना थोड़ा सा, मतलब सही अपने हिसाब से ऐसे करके कुछ। तो ये कर्व सा बन रहा है यहाँ पर आपके पास एक, बताओ अलग अलग पीजोमीटर्स के अंदर जो वाटर का लेवल है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग है सब में। नहीं आया समझ, क्या नहीं जरा बताओ, बताओ क्या नहीं समझ आया। क्या समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ। हम्म बोलो। वाटर लेवल का मतलब ये था कि भाई एक्सेस फोर वाटर प्रेशर सब में था आपके पास। अब जिसमें से पानी सबसे पहले बाहर जाएगा उस पीजोमीटर में से पानी का लेवल सबसे पहले बाहर नीचे आएगा, उस पीजोमीटर में से पानी का लेवल सबसे नीचे आएगा सबसे पहले। यहाँ पे जो टॉप वाला है, जो पहले वाला पीजोमीटर है, पहले वाले पीजोमीटर को आप देखो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे ये यहाँ पे कनेक्टेड है पहले वाला पीजोमीटर। तो यहाँ पर जो पानी के पार्टिकल हैं वो तो सबसे इजीली सबसे जल्दी बाहर चले जाएंगे, ऐसे यहाँ से जस्ट एकदम एकदम से वो तो बाहर चले जाएंगे ना ऐसे। तो जब सबसे पहले पानी के पार्टिकल इस वाले में से जाएंगे, यहाँ से इस पोर्शन से बाहर जाएंगे, तो इस वाले पहले वाले पीजोमीटर में जो पानी का लेवल है सबसे ज्यादा नीचे आएगा सबसे पहले। दूसरे वाले में जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा बाहर, क्योंकि ऊपर वाले पार्टिकल जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं जाएंगे। तो इसमें दूसरे वाले में जो पानी का लेवल है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर रहेगा, थर्ड वाले में थोड़ा सा और ऊपर होगा, और फोर्थ वाले में तो क्या होगा और ज्यादा ऊपर होगा। अब आया नहीं आया समझ, बताओ क्या मतलब था। हम्म चलो क्लियर है। कंडीशन थी। अब ये बना कर्व आपके पास, देखो ऐसे करके। तो ये जो है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पीजोमीटर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पीजोमीटर्स में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो लेवल दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, पानी का अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग पानी का लेवल दिखाई देगा। एंड ये जो कर्व आपने यहाँ पे बनाया है, जो भी आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग पीजोमीटर के अंदर अलग अलग पानी का लेवल दिखाता है, आइसोक्रोन्स। दिस इज कॉल्ड एज आइसोक्रोन्स, ये मतलब है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, यही सेम कहानी चलती जाएगी, यही सेम कहानी चलती जाएगी। इनिशियली अब बताओ जरा दोबारा से बताना शुरू करो, जब इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे, इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे जो आपने अप्लाई करवाया वहां से वो किसके ऊपर शिफ्ट होगा, किसके ऊपर गया, वाटर के ऊपर गया। चलो वाटर के ऊपर गया तो वाटर में क्या होगा, सरचार्ज बढ़ जाएगा, सॉरी वाटर में एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है चीज। इनिशियली सॉलिड पे कोई स्ट्रेस बढ़ा नहीं, सॉलिड पे इनिशियली कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, इनिशियली सॉलिड पे कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। टाइम बढ़ना शुरू हुआ, टाइम आगे बढ़ना शुरू हुआ, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। जितना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम है होता जा रहा है उतना पानी बाहर डिसिपेट कर चुका, उसके कोरस्पॉन्डिंग पानी बाहर डिसिपेट कर चुका। जितना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हुआ उतना पानी बाहर जा चुका, उतना ही प्रेशर किसके ऊपर आ चुका, सॉलिड के ऊपर आ चुका। सॉलिड के ऊपर अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया, सॉलिड के ऊपर अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ चुका। जब सॉलिड के ऊपर अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा, सॉलिड का कांटेक्ट बढ़ा, सॉलिड सेटल करने की कोशिश करेगी, पास पास जाने की कोशिश करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट सेटलमेंट। सो पानी का एक्सपल्शन भी हो रहा है, पानी का एक्सपल्शन भी हो रहा है, एंड यहाँ पे क्या चल रहा है साथ साथ, सेटलमेंट भी चल रहा है, सेटलमेंट भी चल रहा है। सेटलमेंट किसका, सॉलिड्स का, सेटलमेंट किसका, सॉलिड्स का। फिर किसी और टाइम पे और आगे ज्यादा टाइम पे हमने क्या देखा कि पानी और ज्यादा बाहर चला गया, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर और कम हुआ, पानी और ज्यादा बाहर चला गया। जितना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम हुआ उतना ही शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, सॉलिड्स के ऊपर। सॉलिड्स के ऊपर अफेक्टिव स्ट्रेस और बढ़ेगा और बढ़ेगा, सॉलिड्स के ऊपर अफेक्टिव स्ट्रेस। पानी कब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर और कम होगा और ज्यादा सेटलमेंट होंगे, सेटलमेंट बढ़ेगा। लास्ट में इनफाइनाइट टाइम पे आके, इनफाइनाइट टाइम पर आकर क्या होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर पूरी की पूरी तरह से क्या हो गया, डिसिपेट आउट चुका, डिसिपेट आउट हो चुका, पूरा का पूरा शिफ्ट किसके ऊपर हो गया, एक्सेल लोड जो आपने अप्लाई करवाया था सॉलिड्स के ऊपर शिफ्ट हो चुका, सॉलिड्स के ऊपर शिफ्ट हो चुका। सॉलिड्स में जितना मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ना था बढ़ चुका, सॉलिड्स उसके कोरस्पॉन्डिंग जितना सेटल करने थे कर चुके, पानी जितना बाहर जाना था
राजू का मतलब क्या है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट आपका प्राइमरी खत्म हो चुका, ये मतलब था इसका। लेकिन होने में इसको कितना समय लगता है, इनफाइनाइट, ये मतलब आता है समझ में, दिस इज कंसोलिडेशन थ्योरी। तो अब यहाँ से समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से एक्चुअली में चीजें होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा पानी एकदम से बाहर चला जाएगा, पानी को भी बाहर जाने में समय लगेगा। परमिबिलिटी वाला भी केस होता है, कोई वेलोसिटी इतनी हाई तो होती नहीं है सॉइल में से, तो टाइम लगता है प्रोसेस में, दैट विल टेक टाइम। नहीं सेक्रेटरी होगा ना, मैंने ये चीज स्टार्टिंग में बताई थी, हम ऐसा मान के चलते हैं जस्ट कि जब प्राइमरी खत्म हो जाएगा तब जाकर आपका सेकेंडरी शुरू होगा, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। हाँ, ये चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि प्रैक्टिकली दोनों साथ साथ ही चल रहे होंगे, हम ये जस्ट मानकर चलेंगे कि भाई जब ये खत्म हो जाएगा, जस्ट ईज ऑफ कैलकुलेशंस, कि जब ये खत्म होगा तब आपका सेकेंडरी शुरू होगा, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, तो पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा चल रहा है। तो फिर ऐसे तो बहुत दिक्कत हो, ऐसे तो दिक्कत बहुत हो गई कि भाई हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। फिर पता कैसे करते हैं, क्या पता करते हैं, पता कैसे करते हैं, क्या पता करते हैं बताओ। सेकेंडरी कैसे पता करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, आगे डिस्कस करेंगे। ये प्राइमरी कैसे पता करते हैं, प्राइमरी पता करने के लिए आपको तरीके बताए तो हैं, सेकेंडरी के लिए आगे आएगा ना कॉन्सेप्ट आपके पास। सेकेंडरी कैसे पता करोगे, सेकेंडरी की तो मैंने बात नहीं करी अब आपसे कुछ भी। सेकेंडरी कैसे पता करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में तो बताया नहीं अभी आपको कुछ भी, अभी तो सिर्फ प्राइमरी चल रहा है ना, अभी तो सिर्फ प्राइमरी की बात चल रही है कि प्राइमरी का काम कैसे चल रहा है, सेकेंडरी का तो अभी कुछ हुआ नहीं डिस्कस। तो जब सेकेंडरी का डिस्कस नहीं हुआ कुछ, तो सेकेंडरी के बारे में भी क्या बता सकते हैं बताओ। तो ये कंडीशन है आपके पास, कोई भी बताओ। अभी डायग्राम बना लो और उसमें कुछ पॉइंट लिखना शुरू करेंगे, बना लोगे बाद में, वैसे क्लास के डायग्राम बाद में बना लेना, क्लास के बाद में जब भी बनाना होगा। बना लिया, ऊपर बना लिया। इसको एक काम करो, डेल्टा क्यू लिखा है ना आपने, इसको डेल्टा सिग्मा लिख लो, एक ही बात है वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा क्यू बोल दो या फिर डेल्टा सिग्मा बोल दो, इतना चेंज करा आपने। लिखो जरा, कुछ कुछ पॉइंट लिखो यहाँ पे। सबसे पहले अब इसी में कुछ छोटे छोटे से चेंजेस करते रहना। जैसे ये क्या था, ये हाइट क्या थी, ये वाली हाइट क्या थी, ये हाइट एच आई थी ना, ये एच आई, दिस इज एच आई हाइट, एच आई थी ये, लिखो इसमें एक्सेस फोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू, एक्सेस फोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू, एक्सेस फोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होगा, रिप्रेजेंट करो, किससे रिप्रेजेंट करा था कल आपने एक्सेस फोर वाटर प्रेशर को, यूआई से, यूआई से लिखा था ना, तो यूआई इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच आई हो गया, गामा डब्ल्यू इंटू एच आई हो जाएगा, दैट विल बी गामा डब्ल्यू इंटू एच आई हो गया, चलिए गामा डब्ल्यू इंटू एच आई हो गया, क्लियर है। ये आगे कंडीशन, एच आई क्या है, ये हाइट है, एक्सेस फोर वाटर प्रेशर मतलब कितनी हाइट एक्स्ट्रा राइज करी है, इंटू गामा डब्ल्यू एच आई हो गया, कंडीशन क्लियर है। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, अभी इसमें छोटे छोटे चेंजेस करते रहना। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पर पानी का लेवल कैसा दिखाई दे रहा था, क्या पानी का लेवल टी इज इक्वल टू जीरो पे ये दिख रहा था हमें, पानी का लेवल टी इज इक्वल टू जीरो पे सारे फिजियोमीटर्स में, टी इज इक्वल टू जीरो पर, बताओ। तो ये कब की कंडीशन है, टी इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन है, टी इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन है, चलिए टी इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन है, ओके, टी इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन है, ठीक है। चलो, किसी एक पर्टिकुलर टी टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टी टाइम पे पानी का लेवल मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, क्या ये जो बनाया है आपने, ये क्या एक पर्टिकुलर टी टाइम पर है, अलग अलग फिजियोमीटर में अलग अलग पानी का लेवल है, बोलो ये क्या टी टाइम पर है, टी टाइम पे पूछ रहा हूँ मैं, टी टाइम पर, टी टाइम पर ये है क्या कंडीशन, बताओ जरा, यही वाली कंडीशन है टी टाइम पर, टी टाइम पे कोई एक इंटरमीडिएट टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टी टाइम पे ये वाली कंडीशन आपको दिखाई दे रही है ना, तो टी टाइम पर आपको ये वाली कंडीशन दिखाई दे रही है, बताओ जी, आया समझ में, कंडीशन क्या है, ये टी इज इक्वल टू डी वाला आया समझ, कहाँ पर है वाटर लेवल,
चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट लिखो अब इसमें ना। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या होगा, पूरा का पूरा एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर पूरा का पूरा एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर क्या करेगा, डिसिपेट हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा, सिंपल। लिखो पॉइंट्स, डालो कंसोलिडेशन। हेडिंग डालो कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या है, कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन और वॉल्यूम डिक्रीज, कंसोलिडेशन और वॉल्यूम डिक्रीज, consolidation or volume decrease is due to stress transfer consolidation or volume decrease is due to stress transfer from water to soil, from water to soil solid grains, is due to stress transfer from water to soil solid grains, from water to soil solid grains, from water to soil solid grains. In other words, in other words, in other words, in other words, we can say that, 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 we can say that effective that we can say that effective stress causes the, in other words, we can say that effective stress causes the change in volume. In other words, we can say that effective stress causes the change in volume, causes the change in volume of soil, causes the change in volume of soil, and note the total stress, NOT, and note the total stress, and note the total stress, and note the total stress. आगे लिखो नेक्स्ट करके, आगे नेक्स्ट लिखो, the decrease in the volume of soil, the decrease in the volume of soil, the decrease in the volume of soil by, the decrease in volume of soil by squeezing out, by squeezing out, by squeezing out of the pore water, by squeezing out of the pore water, by squeezing out of the pore water on the, on the dissipation of excess pore water pressure, on the dissipation of excess pore water pressure induced due to, induced due to, induced due to imposed total stress, induced due to imposed total stress, induced due to imposed total stress is called consolidation, is called consolidation. It's called consolidation. अब ये बताओ जरा, एट टी इज इक्वल टू जीरो पर, एट टी इज इक्वल टू जीरो पर आइसोक्रोन जो था उसकी शेप कैसी थी, मतलब कैसा था, कर कॉन्वेक्स था, कॉनकेव था, कैसी शेप थी, स्ट्रेट शेप थी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, ठीक है हॉरिजॉन्टल था। ये देखो टी इज इक्वल टू जीरो पर हॉरिजॉन्टल ही तो है, नहीं नहीं वो तो सेम वाटर लेवल को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स को, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग पीजोमीटर के अंदर वाटर लेवल के को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को बोलते हैं। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर अलग अलग पीजोमीटर के अंदर ये वाटर लेवल था, इनको ज्वाइन करने वाले उसको को भी क्या बोलेंगे, आइसोक्रोनी कहेंगे, ठीक हॉरिजॉन्टल है। लिखो पॉइंट, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो
At t is equal to 0, isochrone is a horizontal line. At t is equal to 0, isochrone is a horizontal line. At t is equal to 0, isochrone is a horizontal line. t is equal to 0 पे isochrone क्या होता है? एक horizontal line होती है. Is a horizontal line. Next लिखो. A line joining the water level in different. A line joining the water level in different. A line joining the water level in different piezometers. In different piezometers. In different piezometers at any given time. At any given time. In different piezometers at any given time is called isochrones. Is called isochrones. ये पता है point? Is called isochrones. Is called isochrones. Is called isochrones. T is equal to 0. This is starting of consolidation actually. T is equal to 0 is the starting of consolidation, and t is equal to infinite is what? End of consolidation. लिखो जरा t is equal to 0. T is equal to 0. सामने एरो बनाकर स्टार्टिंग ऑफ कंसोलिडेशन. T is equal to 0. सामने एरो बनाकर लिखो स्टार्टिंग ऑफ कंसोलिडेशन. स्टार्टिंग ऑफ कंसोलिडेशन. नेक्स्ट लिखो T is equal to infinite. एंड ऑफ कंसोलिडेशन. T is equal to infinite क्या मतलब है? एंड ऑफ कंसोलिडेशन है. एंड ऑफ कंसोलिडेशन है. दिस इज एंड ऑफ कंसोलिडेशन. एंड ऑफ कंसोलिडेशन. चलिए एंड ऑफ कंसोलिडेशन है. अब बाकी एक ही चीज है, टाइम बढ़ता जाएगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होता जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा. बस ये प्रोसेस आ रही है आपकी पूरी की पूरी. एंड टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट. एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा. और ये चीज आपने मैथमेटिकली देख ली उस टेबल के फॉर्म में. वो जो आपने अभी एक केस देखा था ना, वहां पे वो जो इफेक्टिव स्ट्रेस आपसे कैलकुलेट करवाए थे अलग अलग पॉइंट्स पे. t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू टाइम t पे किसी एक, और t इज इक्वल टू फाइनल पे क्या क्या कैसे कैसे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का चेंज हो रहा था. क्या वो चीज अब टेबल से क्लियर है आपको कि कैसे होगी वही चीज? बताओ. एच आई एट टी 0. एच आई एट टी इज इक्वल टू 0. एच आई एट टी इज इक्वल टू 0. एच आई, अच्छा एट टाइम टी पे, एच आई एट टाइम टी पर पूछ रहे हो आप? सॉरी, एच आई एट टी टाइम पर होगा आपका क्या? वो तो आपको रीडिंग देखना पड़ेगा ना. अब ये मैं यहाँ पे कैसे बता सकता हूँ? बताओ कितनी होगी. अगर आपको एच आई निकालना है तो एक तरीका, या तो आप एक्सेस पोर वाटर प्रेशर देख लो उस समय पे बचा हुआ कितना है, या तो आप एक्सेस पोर वाटर प्रेशर देख लो उस समय पे बचा हुआ कितना है. जो भी उस समय पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है क्या होता है? एच इंटू गामा डब्ल्यू होगा. ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है उस टाइम पे यूटी. सो एच टी इज इक्वल टू व्हाट? यूटी बाय गामा डब्ल्यू हो जाएगा. या फिर आप रीडिंग चेक करो. रीडिंग चेक करो, और रीडिंग ही तो चेक करनी पड़ेगी हमें डिफरेंट पीजोमीटर्स. तो वैसे कैसे पता लगा पाएंगे? मैंने क्वेश्चन में वो t इज इक्वल टू 0 देख लिया था कि मतलब एच टी इज इक्वल टू 0 पर कितना होगा स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन पे, तो इसलिए वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया. बाकी किसी भी टाइम पर टी पे चेक करना है तो इस तरह से कैलकुलेट कर लो आप लोग. एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आपको पता है कितना है किसी भी टाइम पे. तो जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम होगा तब एच आई में आएगा, तब एच आई में आएगा, तब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम एग्जिस्ट एक्स में, हाँ तब एच आई में आएगा. एच आई में ही आएगा, हाँ बिल्कुल एच आई में आएगा वाटर लेवल. तब एच आई में आएगा वाटर लेवल. क्या मतलब इस पॉइंट का? जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम होगा तब एच आई में आएगा वाटर लेवल. क्या मतलब इस पॉइंट का? जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जब आपका जस्ट डिसिपेट हुआ, जितना मैक्सिमम डिसिपेट होना था, मतलब सॉरी जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बेसिकली आपका जस्ट डेवलप हुआ उस समय पे तो हाइट, हाँ एच आई आपकी बिल्कुल एच आई है, हाँ एच आई है, हाँ ठीक है. अब ये पूछ रहे थे बता रहे थे. ठीक है चलो ठीक है एच आई आएगा. ओके
तो ये कंडीशन आ गई आपके पास में ना, दिस इज द कंडीशन। बाकी अब वो टेबल आपको बनाकर दे रखी है वहाँ पर, किस किस तरह से कैलकुलेशन करनी है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो इस तरह से आप चीजें देख सकते हैं। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट दी थ्योरी, ये थ्योरी के बारे में था जो भी पॉइंट आपसे डिस्कस करते थे। अब नेक्स्ट तर्जागी थ्योरी की हो चुकी है बात। अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं पहले, जो थोड़ा बहुत थ्योरी का बचा हुआ है मैटर उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे क्लास में। आज क्वेश्चन शुरू करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब टेबल तो वो शीट तो भेज रखी है सबको, वो शीट सबके पास में है, शीट है सबके पास में, शीट सबके पास है, नहीं है तो आपका कोई जो भी मतलब उस ग्रुप में जानने वाला होगा तो उससे मंगा लो आप, जो भी उस ग्रुप में अगर आपको कोई जानने वाला है तो उससे मंगा लो, शीट मिल जाएगी। क्योंकि उसमें जितने भी सर स्क्रीन शेयर कर दो। कैसे होगी स्क्रीन शेयर पता नहीं मुझे, स्क्रीन शेयर कैसे करेंगे, स्क्रीन शेयर का मुझे पता नहीं है किस तरह से होगी स्क्रीन शेयर। एक्चुअली मैंने अभी जस्ट यूज करना शुरू करा है, डिजिटल बोर्ड जो है इसको यूज करना शुरू करा है, बाकी मैं इसको थोड़ा सा अभी इतना हैबिचुअल नहीं हूँ इससे, तो पता नहीं मुझे किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन तो मेरे मोबाइल में पड़े होंगे, फोन में पड़े होंगे क्वेश्चन तो बाकी वो फाइल आपको इसीलिए तो भेजी थी कि आपके पास सबके पास क्वेश्चन अवेलेबल रहे, इसीलिए वो फाइल भेजी थी जिससे सबके पास में क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन ही तो आते हैं, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं इस टॉपिक से, ये टॉपिक ही ऐसा है कि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं सब। चलो आओ क्वेश्चन पे अब जरा, सबसे पहले स्टार्टिंग करो कहाँ से, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 8 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 8 करो सॉल्व, क्वेश्चन 8 सॉल्व करो, 8 क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताओ, 8 क्वेश्चन कर लो सॉल्व और आंसर बताओ जल्दी कैसा क्या आएगा निकल के। तो दिखने में बड़े क्वेश्चन है, बस सॉल्यूशन उनके बहुत सिंपल है। सॉल्व 8 क्वेश्चन करो सबसे पहले ना, सिंपल सिंपल से जो एक दो क्वेश्चन है आपके उनसे कर लेते हैं शुरुआत। बताओ 1.5 के आसपास आ रही है, हाँ ठीक है 1.05, 1.05। अब रिलेशन लगाओ, देखो सारे रिलेशन आपके पास में है मोस्टली न्यूमेरिकल के लिए, देखो कौन सा रिलेशन लगेगा। वन पॉइंट जीरो फोर नाइन, 1.049। इसमें वो वैसा कैलकुलेटर यूज, या फिर एक गेट वाला कैलकुलेटर आता है साइंटिफिक, गेट कैलकुलेटर आता है एक साइंटिफिक, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा भी टाइम कम लगेगा। देखो क्या है क्वेश्चन, आंसर आ रहा होगा, आंसर आया क्या क्वेश्चन था, 05, हाँ ठीक है 1.05 आ रहा है आंसर 1.05। बताओ, देखो दो लोगों के आंसर आए हैं बस अभी तक जस्ट,
और ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। 1.059 क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, एच आई इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई आई होता है आपके पास। ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइनल वॉइड रेशियो पूछता है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है फाइनल वॉइड रेशियो पूछा है। फाइनल वॉइड रेशियो का मतलब है आपसे ई एफ की वैल्यू ये पूछ रहे हैं, ई एफ की वैल्यू पूछ रही है, फाइनल वॉइड रेशियो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ई एफ पूछा है। तो डेल्टा एच ये दे रखा है इसने, डेल्टा एच, एच आई दे रखा है आपको कितना 26 mm, एच आई 26 mm दे रखा है, एच फाइनल कितना दे रखा है 24 mm दे रखा है। इसने बोला ना कि भाई हाइट जो है मतलब पूरा चेंज होने के बाद में कितना बच रहा है फाइनल थिकनेस 24 mm। तो डेल्टा एच कितना हो गया आपके पास में, एच आई माइनस ऐसा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 2 mm आ गया। डेल्टा एच क्लियर है। तो डेल्टा एच हमारे पास में आ चुका है, एच आई भी है, ई आई भी है, डेल्टा ई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। ई की वैल्यू कितनी आ रही है 0.17। अब हमने क्या निकालना था, फाइनल निकालना था। आपका काम क्या था कि भाई आपको वैल्यू निकालनी थी कि भाई फाइनली कितना वॉइड रेशियो आपका पास यहाँ पे निकल कर आएगा। तो फाइनली कितना वॉइड रेशियो हो गया, इनिशियली माइनस हमें पता है चेंज कितना होगा, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई हो गया। तो यहाँ से क्या निकालना है हमने, 1.22 इनिशियल दे रखा है इसने, माइनस ई एफ इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई तो पता ही है कितना है, कितना है डेल्टा ई 0.17। तो ई एफ कितना हो जाएगा 1.05, ई एफ इज इक्वल टू 1.05। इसमें कोई डाउट है तो बताओ क्वेश्चन में, इस तरह का कोई क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी तरह की, बताइए। कोई इसमें दिक्कत किसी तरह की क्वेश्चन में, हम्म, बोलो। बताओ। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन फोर्थ करो, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करो। फोर्थ क्वेश्चन क्या आंसर होगा फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है फोर्थ का, फोर्थ का आंसर कितना है,
आंसर नहीं आ रहा क्या? क्या आंसर आ रहा है फोर्थ का? तो रिप्लाई नहीं आ रहा कोई भी। हम्म नहीं आ रहा आंसर। वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, मतलब इससे सिंपलेस्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको कंसल्टेशन टॉपिक के अंदर। अभी आगे चल के धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन? अगर आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो मना कर दो। 10 mm आ रहा है आंसर, नहीं 10 तो नहीं होगा। देखो जरा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको भाई? कंडीशन दे रखी है कि एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है। एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले layer settles by 20 mm. एक normally consolidated clay layer settles by 20 mm when the effective stress was increased from 25 to 50 kilonewton per meter square. एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की लेयर थी आपके पास में, वो सेटल कर जाती है कितने एमएम से? 20 mm से, जब आपने अफेक्टिव स्ट्रेस को 25 से कहां पे पहुंचा दिया? 50 पे पहुंचा दिया। तो इस कंडीशन के लिए 25 से 50 पे जा रहे हैं। ये बताओ, इनिशियल स्ट्रेस 25 और फाइनल स्ट्रेस 50, चेंज कितना करा? 25 का ही चेंज करा, 25 का चेंज कर दिया, 25 का चेंज कर दिया। हमने फॉर्मूला लिखा था क्या सेटलमेंट निकालने का? कल सेटलमेंट के आपने कल अलग अलग फॉर्मूले देखे थे। सेटलमेंट का एक फॉर्मूला ये भी तो था आपके पास में, डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच आई इंटू सी सी अपॉन 1 प्लस ई आई log base 10 सिग्मा बार 1 बाय सिग्मा बार नोट। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था ना आपके पास में। सिग्मा बार 1 क्या होता था? फाइनल कहाँ पे पहुंच गए आप? सिग्मा बार नोट क्या था? इनिशियली कहाँ पर हो, इनिशियली कहाँ पर हो। और सिग्मा बार 1 किसके बराबर होता था? सिग्मा बार नोट प्लस डेल्टा सिग्मा बार के बराबर होता था, चेंज के बराबर होता था। ये फाइनल था सिग्मा बार 1। सिग्मा बार नोट इनिशियल था आपके पास में, और सिग्मा बार 1 किसके बराबर होता था? सिग्मा बार नोट प्लस चेंज के बराबर होता था, चेंज के बराबर होता था। तो यहाँ से एज पर दिस पर्टिकुलर कंडीशन की रिलेशन आपके पास में एक होता है। हमारे पास में सिग्मा बार 1 की वैल्यू है, सिग्मा बार नोट की भी वैल्यू है। ये केस 1 है। और सेटलमेंट आपको, ये सेटलमेंट है, इसमें को 20 mm के आसपास सेटलमेंट दे रखा है। ये फर्स्ट हो गया केस, और ये दूसरा केस उठा लो। एच आई सी सी 1 प्लस ई आई log base 10 सिग्मा बार 1 सिग्मा बार नॉट। ये दूसरा केस हो गया। तो ये तो फर्स्ट केस के लिए था, ये सेकंड केस के लिए था। ये फर्स्ट केस में था, ये सेकंड केस में था। अब वैसे देखें अगर इसमें जस्ट मुझे ये बताओ, ये कंडीशन आ गई आपके पास में, तो जस्ट हमने रेशियो करा दोनों का, जस्ट रेशियो कर दिया दोनों का, रेशियो करा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है? ये बताओ एच आई, क्या एच आई दोनों में कॉन्स्टेंट है? क्या एच आई दोनों किसी से सेम ही तो सैंपल है, सैंपल सेम है, एच आई दोनों में सेम रहेगा। अगर दोनों में सेम है तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। क्या सी सी कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट? ये बताया होगा कॉन्स्टेंट स्लोप, सी सी कॉन्स्टेंट होता है, यही तो इसका फायदा है। कैंसिल हो गया। 1 प्लस ई आई, 1 प्लस ई आई का कॉन्स्टेंट रहेगा। ई आई इनिशियल वॉइड रेशियो तो सेम ही होगा दोनों के लिए, बताओ। चलो कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास में? ये बच रहा है। तो ये फैक्टर आपके पास में क्या? H1 डेल्टा H1 डेल्टा H1 बाय डेल्टा H2 इज इक्वल टू log बेस 10। अब मुझे ये बताओ, पहले वाले केस में, पहले वाले केस में स्ट्रेस को कहां से कहां पे लेके गए हैं? पहले वाले केस के लिए इनिशियल कितना होगा? पहले वाले केस के लिए इनिशियल, पहले वाले केस के लिए इनिशियल होगा 25, और फाइनल कितना होगा? 50 बाय 25।
50/25। अब दूसरे वाले केस के लिए इनिशियल कितना है, दूसरे वाले केस के लिए इनिशियल कितना हो गया, दूसरे वाले केस के लिए इनिशियल 50 50, यस 100 से लेके चले गए और 100 से 50 आया समझ में केस। तो ये कंडीशन है जस्ट। अब इनको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है, log बेस 10, log बेस 10 2 आ रहा है, और इधर भी क्या आ रहा है, log बेस 10 2 ही तो आ रहा है, 2 आ रहा है सेम जस्ट। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है डेल्टा H2, डेल्टा H2 आपके पास में कितना निकल कर आ रहा है, डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 के बराबर ही तो आ गया 20 है ना हमारी। बताओ कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं कंसोलिडेशन के, जिसमें इतना टाइम लगा दिया तुमने। अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। तो आंसर आ रहा है ST2 इज इक्वल टू, ये बन के सही, ST2 इज इक्वल टू 20 mm। आया आंसर, कोई डाउट है इसमें किसी तरह का, कोई डाउट इस क्वेश्चन में 20 mm वाले में, मतलब क्लियर है 20 mm आ जाएगा आंसर, तो आंसर विल बी 20 mm। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके पास में होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, एक काम कर लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 के मेरे ख्याल से 3-4 पार्ट हैं आपके पास में, हाँ करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। देखो फॉर्मूले तो वैसे याद हो जाने चाहिए थे। अब ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, अभी ये वाला तो आपका पेपर 1 में भी आता है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पेपर 1 में आता है इसके क्वेश्चन। करो फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ सबसे पहले ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना होगा, 0.4 सेकंड का आंसर बता रहे हैं आप। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपके पास में क्या, इस फर्स्ट का आंसर है आपके पास में कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कितना आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का आंसर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी 0.4 आया, चलिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी 0.4, देखो कैसे करना है, एक क्ली लेयर टेस्टेड इन ए कंसोलिडोमीटर shows a decrease in the void ratio from 1.20 to 1.10, यानी कि इनिशियल कितना है void ratio 20, फाइनली कहां पे पहुंच गया 1.10 पे पहुंच गया। when the pressure was increased from sigma bar 1 sigma bar 2, प्रेशर कहां से इंक्रीज करवाया आपने, इंक्रीज फ्रॉम 0.25 से लेके 0.5 किलो न्यूटन, आई थिंक सेंटीमीटर स्क्वायर है, चलो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। तो आपको बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी वैल्यू पे कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, सिंपल सा क्वेश्चन, देखो इसमें सबके आंसर आ रहे हैं, इसमें आंसर इसलिए आ गया ना डायरेक्टली फॉर्मूला था, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला था इस क्वेश्चन में। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी आपके पास में क्या होता है, AB होता है, AB इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इफेक्टिव स्ट्रेस, सॉरी चेंज इन वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो ये फॉर्मूला था आपके पास में, ये क्लियर होगा सबको ना, AB का ये फॉर्मूला था, तो दोनों चीजें आपको दे रखी हैं, चेक कर लो कैलकुलेट करके। AB कितना आ जाएगा आपके पास, AB आ रहा है, कैलकुलेशन कर लेना 0.4 आ रहा है ना निकल कर आंसर,
0.4 आ गया। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन होगी यूनिट। यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन हो जाएगी। बताइए सर, थर्ड में स्ट्रेस इंक्रीमेंट कितना दिया है? थर्ड में स्ट्रेस इंक्रीमेंट कितना दिया है? थर्ड में स्ट्रेस इंक्रीमेंट कितना दिया है? आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? सेम क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो, थर्ड में कितना दिया है स्ट्रेस इंक्रीमेंट? सेम क्वेश्चन के बारे में। इंक्रीमेंट कितना दिया है? ओके, सीवी फाइंड करने के लिए, सीवी फाइंड करने के लिए, सीवी फाइंड करने के लिए आपको स्ट्रेस इंक्रीमेंट क्यों चाहिए? सीवी फाइंड करने के लिए स्ट्रेस इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है? फिर अभी देखो उस पे आ रहे हैं, एक मिनट ना, आते हैं उस क्वेश्चन पर भी। अभी ये बताओ कि ये आंसर सबका मैच करा? ये मैच कर रहा है? चलिए ठीक है। सेकंड पार्ट है आपके पास में, क्या सेकंड पार्ट में कह रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी बताओ कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट गिव द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी? क्या होता है फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का? फॉर्मूला है आपके पास में सिंपल, v इज इक्वल टू ab अपॉन 1 प्लस ei होता है। ab हमने निकाल दिया 0.4 अपॉन 1 प्लस 1.20 हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? 1818 आ रहा है आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन आ रहा है आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन आंसर आ गया इस पॉइंट पर। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। नेक्स्ट पार्ट आपको करो जरा, नेक्स्ट करो सर। नाउ इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन डिटरमाइंड फॉर द गिवन स्ट्रेस इंक्रीमेंट वाज, सीवी की वैल्यू दे दी आपको, सीवी की वैल्यू दे दी कितनी? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब 10 मीटर स्क्वायर पर ईयर दे रखी है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड। सो के की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में। बताओ कितना आंसर आ रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कितना आ रहा है के का आंसर? के कितना आ रहा है आपके पास में? कितना आ रहा है के की वैल्यू? के की वैल्यू कितनी आ रही है? और ये यूनिट बताना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में बताना है इसका आंसर। आंसर बताओ सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके, सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर बताओ कन्वर्ट करके, सेंटीमीटर पर सेकंड में बता दो आंसर। मीटर पर सेकंड में बताया आपने। सो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा आपके पास में सेंटीमीटर पर सेकंड में करोगे? सेंटीमीटर पर सेकंड में बताओ एक बार कितना आ रहा है आंसर? सिंपल है बिल्कुल, कोई इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सिंपल सा बताया कि भाई फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, सीवी इज इक्वल टू के अपॉन एमवी इंटू गामा डब्ल्यू होता है। सीवी इज इक्वल टू के अपॉन एमवी इंटू गामा डब्ल्यू होता है। बट यहाँ पर जो मेन खेल है आपके पास में वो क्या है? यूनिट्स का खेल है। यूनिट्स को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यूनिट बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर सीवी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई के आपके पास में कितना होगा? के इज इक्वल टू एमवी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू सीवी, एमवी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एमवी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू सीवी। अब यहाँ पे एमवी दे रखा है आपको, एमवी आपने कैलकुलेट करा दिया कितना पिछले क्वेश्चन में? एमवी निकाल लिया हमने 0.1818 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ये किलो न्यूटन है। ओके, सो 0.1818 हो गया ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपके पास में? सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन है आपके पास में। सर ये बहुत कम आ रही है। हाँ जितनी भी कम आ रही है कोई बात नहीं, बता दो जो भी आ रही है वैल्यू, जो भी आ रही है वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? तो क्या होगा आपके पास में? 0.18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन हो गया इनटू, ये आपने लिख दिया एमवी लिख दिया इनटू गामा डब्ल्यू, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। सो गामा डब्ल्यू कितना होता है? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, बाकी मैंने सेंटीमीटर में लिख रखा है वहाँ पे। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनटू कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 6। ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया।
सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट आया आपके पास में कितना, अब आपने लिख लिया के लिख लिया, एमवी लिख लिया, सीवी, सीवी कितना है आपके पास में इनटू सीवी कितना है आपके पास में दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर का मतलब कितना है 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो उसको, मतलब 365 इंटू डेज में हो गया इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके आएगा आपके पास 5.707 5.707 इंटू 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ रहा है क्या आंसर, बताओ जरा एक बार कैलकुलेशन। 5.707 इंटू 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है क्या आंसर, बता दीजिए कैलकुलेट करके। यही आ रहा है -9। हाँ तुमने 5.65 लिखा है तो ठीक है, वो मैं 5.70 बोल रहा हूँ, ठीक ही है। 10 टू द पावर 9, बस पावर को देख लीजिए सही तरह से चेक करके, बाकी तो कैलकुलेशन जस्ट इस तरह से करनी है, यूनिट्स को बैलेंस करना है। एक बार बताओ आंसर यही आ रहा है कैलकुलेट करके, मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं ना आंसर। चलो ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट बताओ, लास्ट पार्ट बताओ क्वेश्चन का, सेटलमेंट बताओ, सेटलमेंट बताओ कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट, सेटलमेंट बताओ, सेटलमेंट हाँ एक सेकंड, ये है आपका, हाँ 3 मीटर है। बताओ जरा आंसर कितना होगा, सेटलमेंट बताओ। करो सेटलमेंट कैलकुलेट। क्या रहा है आंसर, कितना आंसर है, बताओ। देखो दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, जैसा सुटेबल लगे। 0.136 आ रहा है, अब इसकी यूनिट क्या है, ये क्या सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर है, चलो ठीक है सही है, 135 आ जाएगा। सिंपल सा केस है आपके पास में भाई, कि आपको दे रखा है यहाँ पे सेटलमेंट बताना है, दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि हमें डेल्टा एच बताना था, डेल्टा एच बताना था। एक फॉर्मूला तो ये है आपके पास, एच आई इंटू एम वी इंटू डेल्टा सिग्मा बार, ये फॉर्मूला है, देख लो इससे, क्योंकि सारा डाटा है आपके पास में इससे रिलेटेड भी। एच आई आपको दे रखा है कितना है, एच आई की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है, यस एच आई की वैल्यू दे रखी है आपको 3 मीटर दे रखी है। एम वी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, डेल्टा सिग्मा बार भी हमने पता है, डेल्टा सिग्मा बार भी हमें पता है कि डेल्टा सिग्मा बार की जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। एच आई कितना था 3 मीटर था ना, इंटू 3 इंटू एम वी कितना था 0 सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन था, इंटू ये कितना है, चेंज चेंज कितना हो रखा है यहाँ पे 25 चेंज हो रखा है, तो 0.25 किलो न्यूटन पर मीटर पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है आंसर, 0.135 मीटर आ रहा है, ये आ रहा है। हाँ ठीक है,
ये आंसर आ गया। अब ऐसे भी कर सकते हैं क्या, सॉल्व की वही चेंज इन वॉइड रेशियो भी आपको पता है, चेंज इन वॉइड रेशियो पता है, इनिशियल वॉइड रेशियो भी पता है, इनिशियल थिकनेस भी पता है, तो इससे देखना निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, डेल्टा एच अपॉन एच आई इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई आई। इससे देखो एक बार चेक करके क्या आता है, सारा डाटा है यहाँ पर, यहाँ से कितना आ रहा है, सेम आया, चलिए सेम आ रहा है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से ना। अब ये सारे फॉर्मूले आपको इन फॉर्मूले पे इतने क्वेश्चन दिखाई देंगे प्रीवियस ईयर में, ये अभी तो शुरू कर रहे हैं, जस्ट क्वेश्चन तो बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसोलिडेशन से आपके अगर अच्छे न्यूमेरिकल हैं एग्जाम में, तो कंसोलिडेशन से बहुत अच्छी क्वालिटी के न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए मोस्टली कोशिश करेंगे कि हर तरह की वैरायटी के जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं आप सारे कवर कर लो, ऐसी कोशिश करके चलेंगे। तो ये जो शीट आपको मैंने सेंड कर दी, इसमें से आपका काम क्या है, इसको जस्ट घर पर अब सॉल्व करना है। ये शीट आपको मैंने भेज दी, 15 क्वेश्चन इसमें लगभग, 15 क्वेश्चनों को अपना घर पे सॉल्व करो। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कशन करेंगे तो मैं ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लास में करवाऊंगा, आपको घर पे सॉल्व करने के लिए टाइम दे दिया। पूछेंगे स्टूडेंट से कि भाई बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी को कोई भी डाउट, अगर एक भी स्टूडेंट ने बोला कि हाँ डाउट है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो कंडीशन क्या रहेगी नेक्स्ट क्लास में, अब जो जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगेंगे मैं कराऊंगा यहाँ पे, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहा बहुत सिंपल सा, अगर कोई क्वेश्चन रहा कि उसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं हो रहा, बाई चांस सबने कर लिया वो सॉल्व, तो उसको फिर डिस्कस करने का कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं बनेगा। तो हर क्वेश्चन के लिए आगे से ऐसे लेके चलेंगे कि मैं आपसे पूछूंगा, आपको एक टाइम दे दिया मैंने, कल संडे का टाइम है, संडे में उसको कर लो पूरे 10-15 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व जितने भी हैं यहाँ पर। मंडे में जब इसके बारे में डिस्कशन होगा आपका, तो पूछ लेंगे आपसे कि भाई क्वेश्चन 1 हो गया सबका, अगर हर किसी ने कहा कि हाँ हो गया है सॉल्व, तो मतलब इसको हम आगे छोड़ के निकल जाएंगे। लेकिन अगर एक भी स्टूडेंट ने ऐसा बोल दिया कि हाँ डाउट है, तो एक ने भी अगर ऐसा बोला तो उसके केस में क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे क्लास में, ऐसी कंडीशन चलेगी। तो आगे तभी बढ़ा जाएगा क्वेश्चन में जब हर किसी स्टूडेंट का कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ सर क्लियर हो गया टॉपिक, मतलब ये क्वेश्चन आ गया है समझ में, मतलब क्लियर है। बताइए। चलो तो फिर अपना मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं, क्लास क्लास है फिर थोड़ी देर बाद 4 बजे, नहीं है चलो कोई बात नहीं, चलिए थैंक यू एवरीवन, आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ना।